बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेक्स्ट चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए मुनव्वर सईद साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और आके कुरान पाक की तिलावत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि वह दुरूद पाक पढ़ लें। जैसा कि आपको इल्म है कि आज का जो प्रोग्राम है ये इनकम टैक्स रिटर्न 2023 की प्रैक्टिकल फाइलिंग के हवाले से रखा गया है कि आपको रिटर्न फाइल करते हुए जिन इश्यूज़ का सामना है प्रैक्टिकल फाइलिंग के हवाले से उन इश्यूज़ को आज उजागर करेंगे और 1 to 1 आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हवाले से हमारे जो सर हैं मोहम्मद मंशा सुखेरा साहब वो आपको गाइड करेंगे। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और उसके हवाले से आपको गाइड करें। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है सेकंड पार्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न 2023 है। तो इसमें जो हर साल के लिए क्योंकि चेंजेस आती हैं लॉ में, इनकम टैक्स आरडी में और रीड विद रूल्स, तो उसके मुताबिक फिर एफबीआर की ड्यूटी है कि वो हर साल की रिटर्न प्रेस्क्राइब करे। जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी 114(2) में कि प्रेस्क्राइब फॉर्म, प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट, प्रेस्क्राइब वेरिफिकेशन, तो प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब बाई रूल्स। तो सेक्शन 237 है जिसके तहत हर साल रूल फ्रेम होते हैं 237 के, रीड विद सेक्शन 14। तो रिटर्न का फॉर्मेट सेकंड शेड्यूल में हर साल वो अकॉर्डिंगली अमेंड किया जाता है और ऐसे समझे सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो इस सब्स्टिट्यूशन के लिए इस सेक्शन के तहत एफबीआर जो है पहले उसका ड्राफ्ट जो है वो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब फॉर्म रिटर्न का और वेल्थ स्टेटमेंट का और रिलेटेड एनेक्चर जितने भी हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रेस्क्राइब करता है। प्रेस्क्राइब के लिए ड्राफ्ट नोटिस जो है वो इशू होता है। ड्राफ्ट के लिए रूल है 34A में उसकी टाइम लिमिट है कि कब तक ड्राफ्ट रहेगा, कहाँ कहाँ उसकी पब्लिकेशन होगी। उसके बाद फिर व्यूज़ आएंगे लोगों के, अगर उसमें कोई अबनॉर्मलिटीज़ हैं या कोई ऐसी कोई डेफिशिएंसीज़ हैं या कोई कमेंट्स देना चाहे तो जनरल पब्लिक के कमेंट्स होंगे। कमेंट्स के बाद फिर वो उसको एफबीआर के पास पावर है, फिर उसको फाइनल प्रेस्क्राइब करते हैं। तो 34A रूल जो है वो डील करता है विद उससे। अदरवाइज पावर ऑफ जो डिस्क्राइब रूल्स की हैं वो 237 रीड विद जो रेलिवेंट सेक्शन होगा। तो जनरल पावर जो है 237 है जो रूल फ्रेमिंग पावर है विद द एफबीआर। तो एफबीआर बाय एक्सरसाइजिंग पावर अंडर दिस सेक्शन वैसे भी रूल जो बनाए हुए हैं, इनकम टैक्स रूल 2002 जो है वो भी बनाए हैं, उसमें अमेंडमेंट, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, डिलीशन भी एट एनी टाइम एफबीआर के पास है, पावर है, करता रहता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। क्योंकि ये रिटर्न हर साल की जानी होती है तो उसके लिए सेकंड शेड्यूल, रीड विद सेकंड शेड्यूल में उसका पोर्शन दिया हुआ है कि ये रिटर्न है, ये उसके एनेक्चर है, ये वेल्थ स्टेटमेंट है, वेल्थ रिकॉन्सिलेशन है और 116A की फॉरेन वेल्थ स्टेटमेंट है। तो उसके लिए जो चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द ऑर्डिनेंस हर साल बजट में, तो उसके अकॉर्डिंगली वो एसआरओ इशू किया जाता है। तो एसआरओ में तमाम पहले ड्राफ्ट दे के फाइनल जो होता है उसमें तमाम अनेक्चर्स या पावर, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि 114(2) में
FBR के पास पार हैं कि डिफरेंट पर्सन के लिए, क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए डिफरेंट रिटर्न दी जा सकती हैं, तो अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट रिटर्न दे सकता है। तो उन पर्सन में जो उन रिटर्न में फाइल करें उन्होंने वो पोर्शन जो है वो रिटर्न का फाइल करना है। एक तो ये प्रेस्क्राइब जो है ऑन रिटर्न फॉर्म है, दूसरा इसी तरह आपके IRS पे भी इसी को उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। वो भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो रिटर्न होगी जो FBR पे ऑनलाइन फाइल करेंगे दैट विल बी डीम्ड टू बी ए रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न नहीं, एक्चुअल रिटर्न यही है, लेकिन उसको भी थ्रू डीमिंग डिवाइस उसको भी रिटर्न समझा जाता है। तो इसलिए इस सारे फॉर्मेट को उन्होंने अपने IRS सिस्टम में एडजस्ट कर दिया है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिस्क्रिप्शन। तो इसके मुताबिक वो है, तो वहाँ हम जो फाइल करेंगे वो डीम टू बी रिटर्न होगी और नेक्स्ट ईयर अकॉर्डिंगली हम फिल करेंगे। अगर कहीं इसकी और उसकी डेविएशन हो तो ये वाला प्रीवेल करेगा, अगर हो तो यूजुअली तो हम वैसे ही करते रहते हैं। तो चैलेंजिंग वो हम कर सकते हैं कि प्रेस्क्राइब ये है, वहाँ कोई और चीज़ें लगा दी है तो उस सिचुएशन में रूल के या लॉ के ख़िलाफ़ है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो SRO आया है, SRO है 778, ये 27 जून 2023 को है, जिसमें प्रेस्क्राइब फॉर्म है, प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट है, डिटेल है और साथ ही वेल्थ स्टेटमेंट है, ग्लोबल वेल्थ स्टेटमेंट है और फॉरेन एसेट और लायबिलिटी की स्टेटमेंट है। तो इसमें वो प्रेस्क्राइब है, तो इसको में हम देख लेते हैं। SRO पहले ड्राफ्ट हुआ, ड्राफ्ट के बाद फाइनल हुआ, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें डिफरेंट वो ये शेड्यूल में ऐड हुई हैं। लेकिन आपने को बनाया हुआ था कि ये रिटर्न है। इस टोटल को हम देखें, हाँ ये अगर डिफरेंट पर्सन की जो मैंने बात की है तो इस SRO में देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फॉर कंपनी है। तो कंपनी वाली जो कंपनी होगी प्राइवेट पब्लिक ये वाली, तो ये वाली आप खोल के वो फाइल करनी है। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फॉर AOP है, AOP के लिए अलग है, तो आप उसको हम ऑनवर्ड सिस्टम में भी देखेंगे। इस तरह रिटर्न फॉर बिजनेस इंडिविजुअल को है, जो बिजनेस इनकम है जिसकी, उसके लिए ये है। उसके बाद सैलरी इंडिविजुअल के लिए रिटर्न अलग है। रिटर्न SME जो है, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर डिफाइन भी गया तो पढ़ा भी है, 250 मिलियन से जिनकी इनकम कम है, 100 मिलियन और डिफरेंट, उनके लिए अलग है। रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ओरिजिनल पर्सन हैविंग पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम, तो उसके लिए अलग है। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फॉर रिटेलर के लिए अलग है। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट ओनर उसके लिए अलग है। शिपिंग कंपनी के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फॉर मैन्युफैक्चरर के लिए अलग है। इस तरह जो आपका जिस कैटेगरी या क्लास ऑफ पर्सन में आप फाल करते हैं तो वो उसको आप ऑप्शन नहीं है कि जो मर्जी आप फिल कर दें, तो जो आपकी रेलेवेंट है, क्योंकि हर पर्सन या क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए सेपरेट रिटर्न प्रेस्क्राइब है, तो जो जिसके लिए जो प्रेस्क्राइब है उसने उस पर फाइल करना है। फिर दूसरे पे फाइल करेंगे तो वो फिर आपकी इनवैलिड लेकर रिटर्न हो जाएगी। तो बाद में रिवाइज तो आप कर सकते हैं, उसकी आपके पास लॉयर किसमें फाइल करते हैं जी, लॉयर किसमें फाइल करते हैं? इसमें से आप देखें, आप इंडिविजुअल हैं तो फाइल करते हैं बिजनेस इंडिविजुअल, आप सैलरी वाले तो है नहीं, तो आपकी इनकम कहाँ, प्रोफेशनल इनकम आती कहाँ से? तो बिज़नेस में हम फाइल करते हैं। बिज़नेस की क्या कैटेगरी होती हैं? नंबर 1 आपका मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर होता है, दूसरा ट्रेडर होता है, तीसरा सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो आप इस बिज़नेस में किस में फाइल करते हैं? सर्विस बिजनेस का पार्ट होती हैं, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और आगे सर्विस, ये ब्रॉड कैटेगरी है। इसकी आगे कैटेगरी हम बना सकते हैं कि ट्रेडर में कौन है, रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ये तरह। सर्विस में क्या है, डॉक्टर है, चार्ट अकाउंटेंट है, ये वो सारे बना सकते हैं। सर्विस कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरर वो होता है जो एक रॉ मटीरियल लेके उसको कोई चीज़ आगे बनाए, ठीक है। तो बिज़नेस जो है, बिज़नेस का सेक्शन 18 है, तो वो बिज़नेस इंडिविजुअल में आएंगे। अगर आप कंपनी AOP हैं, पार्टनरशिप है, 2 लॉयर हैं, तो फिर आप AOP में आएंगे। कंपनी बन नहीं सकती प्रोफेशनल की, इसलिए कंपनी वाली आप कर नहीं सकते। फर्म तो बनती है नहीं, फर्म तो AOP में होगी ना। AOP फॉर्म रजिस्टर ऑन रजिस्टर जो भी है, तो वो आप
इलेक्टिंग AOP के लिए सेकंड वाली में, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो थर्ड वाली में। क्लियर जी? तो इस तरह ये वाली आप हम उसमें देख लेंगे। तो आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिटर्न को करने से पहले, हाँ वेल्थ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो बजाय हम रिटर्न को लेटर ऑन करेंगे और वेल्थ के कंपोनेंट हम देखते हैं, और कंपोनेंट के बाद फिर हम देखते हैं कि उसमें कौन सी वैल्यू कास्ट लगानी है, वैल्यू लगानी है, और मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट आपके क्या क्या हैं, उस सिचुएशन में क्या होगी, रिकन्सिलेशन आपने कैसे करनी है, 2-3 सालों की है तो कैसे रिकन्साइल करना है। तो उस चीज़ों को उस पर ज़्यादा ग्राफ्स होगी तो ईजी, हम रिटर्न वाली साइड पे भी ईजी चले जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं वेल्थ का स्टेट जो प्रेस्क्राइब फॉर्म है, ऑलमोस्ट पिछले साल इस साल वो ऑलमोस्ट उसी तरह ही रहता है। उसके 2 पार्ट हैं ओवरऑल, हम देखें बल्कि 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट उसका एक्सपेंसेस का है जो आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर है, दूसरा पार्ट आपका एसेट और लाइबिलिटी का है, तीसरा पार्ट जो है आपका वो रिकन्सिलेशन का है। तो हम पहले एक्सपेंडिचर को देख लेते हैं, फिर हम एसेट को देख लेंगे, फिर लाइबिलिटी को, और फिर रिकन्सिलेशन को। क्लियर जी? तो पर्सनल एक्सपेंस में सबसे पहले जो इसमें प्रेस्क्राइब, जो उन्होंने प्रेस्क्राइब करके उसके लिए जो डिटेल दी है वो ये वाली है। तो नंबर 1 पे, क्योंकि इसमें अगर देखें तो हर एक में 3-4 कॉलम है, एक डिस्क्रिप्शन वाला है, एक कोड वाला है, एक आगे अमाउंट वाला है। तो अमाउंट के बाद और भी है कोई कॉलम उसमें वैसे? अच्छा, इसमें और दूसरों में वेल्थ में भी इसी तरह ही है। वेल्थ में भी एक कॉलम बस एक्स्ट्रा है प्लस वाला ना, कि ऐड डिलीशन आप नहीं करते। देखो कॉलम नहीं, कॉलम ये है कि डिस्क्रिप्शन वाला है, कोड है और अमाउंट है। ठीक है जी? तो इट मीन 3 कॉलम है, एक डिस्क्रिप वैसे सीरियल नंबर शंबर अपनी जगह पे, मेजर जो प्रिंसिपल कॉलम है वो आपकी पहले डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन, एसेट की डिस्क्रिप्शन, लाइबिलिटी की वो सारी, या आगे रिकॉन्सिलेशन में डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन का कॉलम थ्रू आउट उसी तरह ही चलेगा। तो उसमें हम देख लेंगे हर एक के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने क्या क्या लिखना है। उसके बाद फिर ये कोड, प्रेस्क्राइब कोड ही हैं, उसी कोड के सामने लिखना है। तो आगे अमाउंट है, तो अमाउंट यहाँ रेंट वाला जो है, सबसे पहले ये आपके घर के मुतल्लिक है कि आपका घर ओन्ड है या आप रेंट पे हैं, या पार्शली ओन्ड है और पार्शली रेंट पे हैं, तो या जॉइंट फैमिली है, तो उसके मुताबिक हमने देखना है। तो ये एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट बेस्ट ये होता है कि जितने भी आप घर के एक्सपेंडिचर हैं ये सारे, ये ओवरऑल घर के बना लें। तो रेंट है, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो फैमिली है 4 बंदों की, उसमें से टैक्स पेयर 3 है, तो आप पहले रेंट ओवरऑल साल का सारों का एक बना लें। इधर सारे एक्सपेंडिचर टोटल कर लें। टोटल करने के बाद फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लें कि ए जो है, फादर है, मदर है, जो भी टैक्स पेयर्स हैं उसमें किसने कितना बेयर करना है, टोटल करके उसकी शेयर दे के ABCD को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें। डिस्ट्रीब्यूट करके फिर अकॉर्डिंगली इसमें आप रेंट वाला पोर्शन अगर आप ओन्ड का है आपका, फिर ये नहीं होगा। लेकिन उसके बाद रेट, टैक्सेस, अगर कोई सेस या अदरवाइज चार्जेस कोई आपने दिए हैं पर्सनल नेचर के जो हैं वो इसमें डाल लेंगे। गाड़ियाँ हैं आपके 1, 2, 3, 4, उसके व्हीकल रनिंग है, रिपेयर मेंटेनेंस है या दूसरी चीज़ें वो देंगे। इस तरह ट्रैवलिंग है आपका, ट्रैवलिंग, लोकल ट्रैवलिंग और फॉरेन ट्रैवलिंग, तो उसकी आप साल की देख लें। लेकिन साथ साथ पहले जो लास्ट टाइम मैंने कहा था, सबसे पहले आप FBR इंक्वायरी और IMS सिस्टम है, MIS सिस्टम से आप आपकी विद होल्डिंग और डिटेल वहाँ से ले लें और ईयर वाइज रेंट कर लें। वहाँ की आपकी विद होल्डिंग भी होगी। जहाँ यहाँ आपने वो अमाउंट जहाँ वहाँ है उससे कम से कम ये आपकी ज़्यादा हो, एटलीस्ट उतनी हो, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ से आप अपना देख लें कि वहाँ ट्रैवल, ये फॉरेन ट्रैवल किया आपको याद ही ना हो, या लोकल किया है तो वहाँ विद होल्डिंग कहीं आ रही है तो उससे मैचिंग आपने करनी है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है, इस तरह इलेक्ट्रिसिटी आपके बिल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घर के जो बिल है आप सारे बिल इकट्ठे करें, उसमें से जो टैक्सेस हों कोई विद एडवांस टैक्स वो निकाल लें, पहले टोटल करें 12 माह का, 12 माह के टैक्सेस अलहदा करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरह गैस के वो वाले क्लेम जहाँ आपने करना है टैक्स डिडक्टेड वहाँ क्लेम करें, यहाँ लेस करके डालें। यहाँ ये ना हो कि ग्रास की ग्रास ही अमाउंट डाल। बिल में तो काफी टैक्सेस होते हैं। नहीं, आप टैक्स की हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, जो आपका एडजस्टेबल या रिफंडेबल है वो वाला टैक्स, ठीक है। बाकी नहीं, सेल, इवन सेल टैक्स भी नहीं, बाकी तो उसी का बिल का ही पार्ट रहेंगे। अदरवाइज अलहदा करने हैं तो वहाँ से निकाल के आप इधर लिख सकते हैं।
रेट एंड टैक्स वैसे ज़रूरत नहीं, उसी इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ आप टोटल करें, 12 माह के टोटल करें, 12 माह से वो निकालें उसमें से जो आपने, और दूसरी साइड पे उसको वहाँ भी लिखें जहाँ आपने क्लेम करना है एडवांस टैक्सेस में, वहाँ उसको उसका विद होल्डिंग टैक्स क्लेम करें। ये ना हो कि एक साइड पे करें, यहाँ अगर आप ओवर स्टेट करेंगे नहीं करेंगे तो फिर भी ठीक नहीं, वो नहीं करेंगे तो वो भी आपकी कंसीलमेंट होगी या रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ पार्टिकुलर ऑफ एक्सपेंडिचर होंगे। तो इसलिए इसकी भी आप इसी तरह वाटर गैस है, उनमें टेलीफोन है, इनमें सर वो ये जो हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, होटलों में, वो भी तो टैक्स लेते हैं हमसे। जी सुन लेना पहले, वो आएगा, हर हेड आएगा ना इधर, इसमें सारे 1 बाय 1 हेड है, जो मिस हो जाए फिर आप बताना कि ये वाला हेड नहीं है, ठीक है जी। अब 1 बाय ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग के बाद इलेक्ट्रिसिटी है, गाड़ी आ गई, गाड़ी के मतलब आपकी रिपेयर मेंटेनेंस जो भी है, ऑयल शायल सारा जो पर्सनल है, ये भी हो सकता है गाड़ी पार्शियली आप ऑफिस में यूज़ करते हो, पार्टली उधर करते हो, तो आप अपोर्शनमेंट कर लें, क्योंकि ये गाड़ी है, ऑफिस भी जाता हूँ, घर भी है, तो घर का इतना पोर्शन है, बाकी आपस के ऑफिस एक्सपेंडिचर जो है उसमें डाल लें, उसमें डाल के वहाँ आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये गाड़ी आप ऑफिस में भी टोटल ले जा सकते हैं, अपने एसेट में भी रख सकते हैं, और जो बिजनेस एसेट है आपका उसमें आप उसकी बैलेंस शीट में भी शो कर सकते हैं, वहाँ डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं, और एक्सपेंसिव वहाँ भी क्लेम कर सकते हैं। वो आपने ऑप्शन रखनी, जहाँ आपने शो किया है उसके अकॉर्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंस करने। यहाँ घर में रखी है पर्सनल एसेट में, वो हम लेटर ऑन वेल्थ को डिस्कस करते हैं, तो फिर देखते हैं कि पर्सनल वेल्थ क्या होती है और बिजनेस वेल्थ क्या होती है, तो वो अगले में चलते हैं। तो यहाँ आपने इसी तरह गाड़ी जो है आप पर्सनल भी, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी आप पर्सनल घर के भी हो सकते हैं, ऑफिस वाले ऑफिस में रहेंगे, घर वाले घर में रहेंगे। अगर सपोज घर के अंदर ही ऑफिस है तो फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी को आप अपोर्शनमेंट करेंगे कि ये इतना पोर्शन मेरा ऑफिस का है, इतना ये है घर का, उसके अकॉर्डिंग आप लिखा। इस तरह फिर वाटर है, गैस है, टेलीफोन भी इसी तरह जॉइंटली भी यूज़ हो सकता है, आप एक्सक्लूसिवली बिजनेस में भी हो सकता है और एक्सक्लूसिवली आपके पर्सनल भी हो सकता है। क्लब है आपका, इसी तरह मेडिकल है, उसके बाद ये एसेट इंश्योरेंस, ये सिक्योरिटी है, आपके जो पर्सनल एसेट है उसकी कोई सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस कराई है, तो उसमें जो आपकी फायर इंश्योरेंस या अदरवाइज इंश्योरेंस है, पर्सनल इंश्योरेंस है, तो वो यहाँ भी हो सकती है और उधर एसेट में भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ शो करने के लिए कि हर साल एक्सपेंडिचर डालते जाएं, जब वो रिकवरी हो तो उसको एसेट में डाल लें, या वहीं डालते रहें, वहीं उसको एसेट में ही बढ़ाते रहें, फिर यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये एक जगह पे आप इधर डालेंगे तो अल्टीमेटली उधर रिकॉग्नाइज कर लेंगे, अगर पहले ही उधर करते रहेंगे तो फिर इधर रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपका एजुकेशन, बच्चे हैं 1 2 3 जो भी स्कूल्स हैं उसमें भी आपके विद होल्डिंग होता है, तो वो भी आपने टोटल आप कैलकुलेट कर रहे हैं, 12 माह का जो भी फीस है, पैटर्न जितने बच्चे हैं टोटल करें और टोटल करके आप उसका रिकॉग्नाइज करें। बाहर बच्चा पढ़ता है, फॉरेन एजुकेशन है, तो वहाँ भी आप पैसे भिजवाते हैं, वहाँ भी विद होल्डिंग अगर है तो उसको भी MIS पे और इंक्वायरी पे देख लें, वहाँ भी रिपोर्टिंग होगी, तो फीस इसी से वो वही सारे आप कर लें। जो कोई आपने कोई सिक्योरिटी एडवांस स्कूल में दिया हुआ है तो उसको भी देख लें। इस तरह क्लब है, आपकी क्लब की मेंबरशिप है, तो वहाँ कुछ आपने एज ए सिक्योरिटी या एडवांस दिया हुआ है, वो भी देख लें कि एसेट में शो हुआ है कि नहीं। बाकी रनिंग जो आपके यूजुअल एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर है वो वहाँ से बिल ले लें, या कोई आपने कोई गैदरिंग की है, कोई सेमिनार की है, या कोई और आप अपनी जो इंटरटेन की या फैमिली की कोई फैमिली गैदरिंग की है, तो उसमें देख लें कोई ऐसे एक्सपेंडिचर हैं तो वो सारे, या शादी ब्याह वेडिंग जो भी है तो उसके मुताबिक आप क्लब हैं, या अदरवाइज ये फंक्शन गैदरिंग है, इसी तरह उसके भी होटल से भी उनको आ जाती हैं कि इतनी अमाउंट पेमेंट की, इतनी की है, तो उसके मुताबिक की उस पर अगर आप कोई कैटरर वाला है तो वहाँ से भी सेल टैक्स में भी उसमें भी, तो वो सारी आप उसकी अरेंजमेंट है। इस तरह डोनेशन है, ज़कात है, एनटी, प्रॉफिट ऑन डेट है, लाइफ इंश्योरेंस है, प्रीमियम है, ये दिया तो ये इस वाले आप हेड में आ जाएंगे। अदर हाउस होल्ड एक्सपेंस, आपने जो पूछा था फूड शूड ये वो सारा इसमें आपका यहाँ भी हो सकता है, होटल का भी हो सकता है, होटल क्लब में भी आ सकते हैं। यहाँ जो क्लॉथिंग या फूड या और कोई आपके जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो आप इधर करेंगे। कंट्रीब्यूशन एक्स बाय द फैमिली मेम्बर, पहले आप ये जो आपने यहाँ लिखनी है अमाउंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद अलहदा वर्किंग करेंगे, टोटल को फिर आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन आपने कहाँ कहाँ की, तो डिस्ट्रीब्यूशन आप अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन होके आपकी एक अमाउंट आ जाएगी, तो यहाँ आप टोटल लिखेंगे, टोटल लिखते जाएंगे। और जो दूसरों की ABC की है, सपोज ABC दूसरे हैं, आप AB दूसरे हैं और आप C हैं, तो C में जो AB की टोटल बनती है वो आप एंड में लिख देंगे।
सपोज आपका ए वाले का 60 है, दूसरों का आपका 20-20 है, तो इट मीन्स अगर आप अपना ही कर रहे हैं तो 40% उसका लिखेंगे, टोटल होगी तो ऑटोमेटिक बाकी 60% आपका होगा, तो ऊपर अलग कॉलम में आपका आ जाएगा। ये टोटल होगी, टोटल में से आप फैमिली का निकल जाएगा, बाकी आप फैमिली के जो दूसरे मेंबर है उसका निकल जाएगा, बाकी आपका रह जाएगा। जब उनकी बनेगी तो आपका और दूसरे का निकल जाएगा, उसका अपना रह जाएगा। इस तरह आपने देखना है, ये ना हो कि आप वो नीचे वाला डालें ना, अपना पोर्शन नहीं डालना, यहाँ टोटली डालना है, टोटल में से फैमिली निकल जाएगा, बाकी आपका आ जाएगा। क्लियर जी? तो आपका पोर्शन अलग भी आएगा, या टोटल में से फैमिली निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रह जाएगा, ठीक है ना। बाकी में टोटल किया होगा, उसमें से आप फैमिली पोर्शन निकालेंगे तो बाकी आपका होगा। तो ये आपका एक्सपेंडिचर नीचे में ये टोटल आपका ये एक्सपेंडिचर पोर्शन जो है अलहदा सेग्रीगेट करके अलहदा शीट बनाएं, अलहदा पहले जितने भी आपके मंथली एक्सपेंस है उसको अलहदा बनाएं, उसमें से आप जो टैक्सेस अलहदा करें, नॉर्मल अलहदा करें, इस तरह सारों की अलहदा 12-12 माह की शीट बनाएं, फिर उसको वो टोटल में करें, हेड वाइज करें, हेड के बाद फिर अपॉर्चनमेंट करें, अपॉर्चनमेंट के बाद यहाँ डालें और फैमिली वाला पोर्शन रेशो दे लें जितनी है, तो उसके मुताबिक ये फिल कर लें। आगे नेक्स्ट, अब इसमें फिलिंग भी हो सकती है। कोई शीट बनी हुई है, कोई बनी वो पैटर्न है, इसमें ये फैमिली कंट्रीब्यूशन, ये नीचे ये टोटल, ये आपका पोर्शन जो है ना वो ऊपर आ रहा है, ये है टोटल है, टोटल में से नीचे कंट्रीब्यूशन डालेंगे तो वो टोटल बन जाएगा, इट मीन बाकी आपका होगा, ठीक है। ये टोटल कितना बनता है बेटा? ये 40% ये है कि 40% जो है वो ये टोटल कितना है? 30,24,200। ये तो ऐड ऑन हो गया, माइनस ये ऊपर टोटल नहीं आएगा, ऊपर रिटर्न में कर लेंगे, रिटर्न में है तो सिस्टम इसमें डाल दें कुछ एक्सपेंसेस। बस ये टोटल कर लें, उसमें से फैमिली पोर्शन 40% नीचे लिख दें। सर रेट्स ऑफ सेल्स में प्रॉपर्टी टैक्स भी आ जाता है? हाँ, प्रॉपर्टी जो भी अब टूल टैक्स, ये वो प्रॉपर्टी रेट टैक्सेस में सारे प्रॉपर्टी टैक्स, जो लोकल टैक्सेस सारे। ये बेटा सिस्टम अभी सही नहीं चलता था ये। नहीं कर रहे कुछ। चलो, इसमें आप ये जो एक्सपेंस होंगे ये हेड में टोटल डलेंगे आपके, टोटल में से टोटल का आप सपोज 40% नीचे डालते हैं फैमिली में, तो ऊपर 60% ऊपर आ जाएगा ऑटो पे, ठीक है। वो खुद कैलकुलेशन करेगा, आपने यहाँ हर हेड के सामने टोटल डालने, जो भी आपके रेंट का बना है टोटल डालेंगे, तो टोटल में से जो पोर्शन फैमिली मेंबर ABC को दिया है, सपोज 2020 आपने 2 को दिया हुआ है, उनका पोर्शन है, तो बाकी आपका 60 है, तो नीचे आप 40 डालेंगे तो टोटल में से 40 निकल जाएगा और 60 आपका ऊपर ऑटो पे आ जाएगा। क्लियर जी? तो ये ना हो कि आप अपना पोर्शन डालना शुरू कर दें, यहाँ फिगर जो डालनी है ना उनका पोर्शन डालना है, यहाँ क्या डालना है, यहाँ एक्सपेंडिचर में टोटल अमाउंट डालनी है आपने, टोटल रेंट साल का, टोटल सारे एक्सपेंडिचर टोटल डालने, और फैमिली का पोर्शन जो है वो नीचे डाल देंगे, तो टोटल में से फैमिली जब लेस होगा दूसरों का तो वो आपका ऊपर आ जाएगा। इस तरह जब वो फिल करेंगे तो वो आपका और जो दूसरा है
उसका नीचे डालेंगे टोटल में निकल के, तो फिर उसका आ जाएगा। थर्ड वाला जो है वो दूसरे दो का नीचे फैमिली जाएगा, टोटल में निकल के फिर उसका ऊपर आ जाएगा। तीनों को टोटल करेंगे, ऊपर वाली पोर्शन ये पर्सनल एक्सपेंस वाला, इसका उसका और उसका, तीनों को करेंगे तो टोटल होगा। क्लियर जी, समझ लगी? तो आपने यहाँ पोर्शन नहीं डालना, पोर्शन आपने वैसे शीट पे देख लें और करके तो यहाँ टोटल डाल लें, और जो पोर्शन अदर 2 मेंबर का या 3 का है वो एंड पे डाल देना है। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो लेस करके टोटल में से आपका निकाल देगा। हर कोई आप इसी तरह इसको करेगा। क्लियर जी, आगे चलो। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है तो विद रिगार्ड टू पर्सनल एक्सपेंडिचर, यूजुअली 11(1) में 11C में जो है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर ये हों तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये आपने कहाँ किए, इसके नेचर सोर्स क्या हैं, आपकी इनकम से ये करस्पॉन्ड करते हैं या कि नहीं, या बाद हो वो एक्सपेंडिचर की उनको डिटेल्स कहीं से मिल जाए, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वो कहें जी आपकी इनकम रिटर्न में तो 5 लाख है तो आपके एक्सपेंडिचर 50 लाख हैं, तो बाकी वहाँ कहाँ से आए। तो इसलिए इन एक्सपेंडिचर को आपने देखना है, क्योंकि रिकन्सिलेशन में भी आपने इसको डालना है। तो आपके पास इनफ्लोज हों रिटर्न से या कहीं और से, या पिछला कैश हो, बैंक हो, तो वो आपके पास हो, तो इसको इसकी अमाउंट जब आप टोटल आए तो उसको अपने रिसोर्सेज से रिकनसाइल कर लें। आप चेक कर लें कि मेरी इनकम फॉर द ईयर क्या है, या नहीं है तो मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है वहाँ से कैश आया, या बैंकों में मेरे पैसे पड़े हुए थे, या कैश इन हैंड पिछले साल वाला था। तो उन सारों को मिला के रिसोर्सेज से ये मीटअप होते हैं कि नहीं। ये ना होगा आप ऐसे ही डाल दें और डाल के उधर भी डाल दें और फिर उसमें रिकन्सिलेशन ना हो, डिफरेंस आए, तो वो फिर अकॉर्डिंगली आपको नोटिस जो 122 का अमेंडेड के लिए आएगा तो उसके 111(1)C जो है, सी में अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर जो है वो ये वाले एक्सपेंडिचर होते हैं, उसका नोट दिया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी नेचर सोर्स बताएं, या नेचर डिस्क्राइब ना हो, नेचर तो आप बता सकते हैं, ये तो सोर्स बताएं, फंडिंग कहाँ से हुई, तो आप बता सकते हैं जी मेरी इतनी इनकम है, या मेरा ये मैंने एसेट बेचा है, या पिछले साल ओपनिंग में मेरे पास इतना कैश था, या बैंकों में इतना था, या कोई डिस्पोजल प्रॉपर्टी, या और कोई रेवेन्यू एग्जेम्प्ट इनकम, या एग्रीकल्चर, या जो आप सोर्स फिर बताएंगे, फिर एडिशन नहीं होगी। अगर आप नहीं बताएंगे नेचर सोर्स तो फिर अकॉर्डिंगली एडिशन होकर अमेंडेड इनकम और टैक्स लग सकता है, फिर आपको अपीलें शबीलें जो भी ऑनवर्ड होगा। क्लियर? अब वेल्थ में आ जाएंगे। वेल्थ में अगर हम एसेट को सम अप करें तो सबसे इसको 2 हिस्सों में हम कर सकते हैं। एक पार्ट है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव ना कर सकती हो, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में फिर आगे सेग्रीगेशन है कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, फिर आगे एग्रीकल्चर में कुछ लैंड हो सकती है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी भी हो सकती है, तो और इसी तरह फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, फिर उसमें लैंड या आपका प्लाट, या रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, या वो है फ्लैट हो सकता है, प्लाजा हो सकता है, कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है। तो ये अलग-अलग यहाँ डिस्क्राइब्ड है। दोनों ही एग्रीकल्चर 3 है, बल्कि एग्रीकल्चर अलहदा है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल अलहदा है, और फिर उसकी प्लाट है तो अलहदा है, और अगर वो लैंड सिंपल एग्रीकल्चर लैंड है तो लैंड के लिए कोई कंस्ट्रक्टेड है तो वो है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर में बाद अब आपके पास लाइफ स्टॉक भी होते हैं, ट्रैक्टर इंस्ट्रूमेंट वो भी होते हैं, वो भी आपने मेंशन करने सारे, तो वो आपके मूवेबल में चले जाएंगे। यहाँ जो है इमूवेबल चीज़ें आपने देनी है। लैंड जो है आपकी, तो सबसे पहले जो है हम इमूवेबल की बात कर लें तो इमूवेबल में क्लासिफिकेशन जो है 7001 और 7002 है, जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है 2 जगहों पे। ठीक है, उसमें तो एग्रीकल्चर है, तो आगे एग्रीकल्चर में फिर आप एग्रीकल्चर लैंड है तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, कितने एरिया है, आप 10 कनाल है, एकड़ है, मुरब्बा है, जितना भी है, लोकेशन कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है, तो उसके मुताबिक आप देंगे। तो या कोई आपका फार्म हाउस है, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, एग्रीकल्चर, वो देंगे। तो लाइफ स्टॉक है तो वो नीचे वाले इस एनिमल वाला जो है वो आप उसमें दे सकते हैं। तो इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर, ट्राली है, थ्रेशर है, ये वो, तो वो इक्विपमेंट है मूवेबल में आप दे सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जब एग्रीकल्चर डिक्लेयर करनी, अब एग्रीकल्चर की डिफरेंट कैटेगरी हो सकती हैं। एक एग्रीकल्चर ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपने खुद खरीदी है, तो आपने खुद खरीदी है तो फिर आपने हम वैल्यूएशन का देखेंगे। मोड ऑफ एक्विजिशन, मोड ऑफ एक्विजिशन में आप सेक्शन है 75
एसेट के मोड ऑफ एक्विजिशन में आप परचेज भी की हो सकती है, आपको गिफ्ट भी मिली हो सकती है, इनहेरिटेंस में भी हो सकती है, या कहीं कंपनी वगैरह से आप एक्सचेंज ऑफ शेयर में भी हो सकती है। तो डिफरेंट आपके सोर्स ऑफ एक्विजिशन हो सकते हैं, तो उसके मुताबिक आपने लिखनी है। तो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वेल्थ में कि अमाउंट किस पे मेंशन करनी। पहला डिस्क्राइब अमाउंट करनी है, क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर जो है या रॉन्ग डिस्क्लोजर जो कंसीलमेंट की डेफिनेशन में आता है, तो आपका उसका एरिया, लोकेशन, नेचर वो आपने सारी इधर डिस्क्रिप्शन में देनी है। जो वो पार्टिकुलर मांगे कि इसके ये दें तो वो इधर देनी है। तो आगे अमाउंट है, अमाउंट लिखिए। अब अमाउंट यूजुअली पहले जो वेल्थ स्टेटमेंट होती थी उसमें 2 कॉलम होते थे, एक होती थी कास्ट और एक होती थी वैल्यू। अब यहाँ कुछ भी नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है कुछ कास्ट पे आएंगी, कुछ फेयर वैल्यू पे आएंगी, तो कुछ बुक वैल्यू पे आएंगी। जैसे आपका कैपिटल है, तो कैपिटल एक बैलेंस शीट से आ रहा है, उसमें तो डेप्रिसिएशन लेस होकर आ रहा होगा, तो इसलिए कास्ट या वैल्यू या वो अमाउंट कुछ यहाँ लिखा नहीं जा सकता। तो डिफरेंट के लिए डिफरेंट वैल्यूएशन होगी। तो नॉर्मल जो है 68 में फेयर वैल्यू का कंसेप्ट है, लेकिन कास्ट का भी कंसेप्ट है। जो चीज़ें आपने एक्वायर करनी है उनकी मोस्टली कास्ट पे एक्वायर करनी है, कास्ट लिखनी है। तो कास्ट की कंपोजिशन भी है सेक्शन 75, 76, 77 में। तो उसमें कास्ट जितने में आपने एक्वायर की प्लस जितने इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर हैं, रजिस्ट्री है या दूसरे एक्सपेंडिचर हुए हैं, या इंपोर्ट की है कोई चीज़ तो उसके इंपोर्टेड है, इंसिडेंटल है, तो वो चीज़ें। तो यहाँ प्रॉपर्टी के रिलेशन से अगर हम देखें तो आपकी रजिस्ट्री कितने में आपने खरीदी है, फिर उसके डीसी रेट हैं, फिर डीसी रेट के साथ फिर आपका एफबीआर रेट भी हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो आप अदरवाइज दैन लोअर दैन एफबीआर रेट जहाँ प्रेस्क्राइब है उससे कम नहीं शो कर सकते। आपने इवन तो कम भी की हो तो आपने स्टाम्प लिया है, वो वैल्यू उनको चली जाएगी। जो ही आप स्टाम्प लेंगे रजिस्ट्री वाला या दूसरा, तो उसके अकॉर्डिंगली एफबीआर को वो नोटिफाई हो जाता है, तो वो आपको नोट दे देंगे। तो फिर जिसके लिए प्रेस्क्राइब है रेट एफबीआर के नहीं है तो 68 सेक्शन आप पढ़ सकते हैं। जहाँ प्रेस्क्राइब एफबीआर के रेट है तो उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं है तो डीसी रेट है, फिर डीसी रेट पे। लेकिन अगर आपने ज़्यादा की खरीदी है, कुछ सोर्स ऐसे हैं कि आपने ज़्यादा से पेमेंट की हुई है तो आपके बैंकिंग से या अदरवाइज वेरीफाइबल है, तो फिर जितने की खरीदी है ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। ये नहीं कि आपने वही उतनी ही मेंशन करनी है। सारी है कि रिस्पेक्टिव रजिस्ट्री हाँ, रजिस्ट्री कम की भी हुई है तो, लेकिन आपने टोटल जितनी अमाउंट अगर आपके रिकॉर्ड से या आपकी बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई होती है कि उस पार्टी को जिससे खरीदी आपने इतने पैसे दिए, तो अगर आप वो नहीं देंगे तो वो आपसे पूछा जा सकता है और रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास भी आ सकता है। जब वो ऑडिट कर रहे होंगे तो वो आ भी सकता है ये पैसे किसको दिए, तो आप कहें जी मैं प्रॉपर्टी खरीदी और कहीं यहाँ तो कम की है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको रिकंसाइल कर लें। अगर कैश पूछा तो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पेमेंट वेरीफाई थ्रू बैंकिंग चैनल है तो फिर जितनी है वो आप लिखें। फर्दर रजिस्ट्री के बैक साइड पे आपके जितने टैक्सेस होते हैं वो भी दिए होते हैं। और फिर डेट का ख्याल रखना है आपने। बाद आप प्रॉपर्टी किसी और साल में शो कर देते हैं, जब वो डॉक्यूमेंट सामने आता है वो 30 जून या जून में खरीदी है तो आप कहते हैं नहीं भाई ये तो जुलाई अगले साल में डाल देते हैं, जबकि वो पिछले साल में होती है। तो इस तरह आपको नोटिस आ जाता है कि उस साल में तो आपने शो नहीं की। फिर आप डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, हो सकता है स्टाम्प पीछे वाला हो, रजिस्ट्री आगे वाली हो, तो वो आपको नोटिस पीछे देंगे तो आप फिर रजिस्ट्री से देंगे कि इस डेट को साइन हुए, इस डेट को मेरे नाम ट्रांसफर हुई, ओनरशिप इस डेट की है। बाद में बयाना भी होता है, तो बयाना पहले हो गया, रजिस्ट्री बाद में हुई, तो आप प्रॉपर्टी कहाँ शो करनी है। तो बयाने वाला फिर हम एडवांस का अलग है, इधर मूवेबल में एक एडवांस है, एडवांस अगेंस्ट परचेज ऑफ लैंड। हो सकता है जून में आपने एडवांस लिया हो या दिया हो, तो अकॉर्डिंगली अगर आपने एडवांस दिया अगेंस्ट परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जून में, तो वो जून में फिर एग्रीकल्चर में नहीं आप शो करेंगे। वो एडवांस जो है, जो बयाना या एग्रीमेंट टू सेल जो होता है वो वहाँ लिखेंगे एडवांस अगेंस्ट परचेज ऑफ लैंड। तो वहाँ वो लैंड एग्रीकल्चर या आपकी कमर्शियल प्लाट या जो भी है उसकी डिस्क्रिप्शन भी देंगे, दे के तो वहाँ आप मेंशन कर देंगे। और जब फिर आप एक्चुअल आपके नाम रजिस्टर्ड होगी तो वो फिर वहाँ से निकाल के जिस साल हुई है वहाँ से वो एडवांस ख़त्म कर देंगे, प्लस जो आपने अमाउंट दी वो प्लस एडवांस टोटल करके जितने की रजिस्ट्री हुई है तो आप ऊपर ले आएंगे उस रेलिवेंट प्रॉपर्टी में। इस तरह आप एडवांसेस को कर सकते हैं। इस तरह आप बाद आप प्रॉपर्टी उधार पे लेते हैं।
उस सिचुएशन में आप प्रॉपर्टी सारी लिख लेंगे, जितने पैसे लिए हैं दिए हैं वो यहाँ टोटल होगी, बाकी जो पेबल्स हैं वो आप लाइबिलिटी में भी शो कर सकते हैं कि इस पार्टी से लिए इतने पैसे 30 जून को पेबल हैं, क्योंकि ये वेल्थ स्टेटमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ये 30 जून को है, ना एक दिन पहले की है ना एक दिन बाद की है, ये फॉर द ईयर नहीं है। अब 30 जून को जो आपके एसेट हैं या 30 जून को जो आपकी लाइबिलिटी हैं इसमें वो मेंशन होंगे। सपोज 30 जून को आपका बैंक अकाउंट जो है उसमें 10 लाख है, हो सकता है एक दिन पहले आपका 6 लाख हो, 29 को 6 लाख हो, अगले दिन नहीं शाम को आपने जमा कराया हो कहीं से लेके, तो अगले 30 जून को आपने देखना है कितना है। इस तरह यकम को हो सकता है आपने विथड्रॉ कर लिए हो, ठीक है। तो ये जो भी एसेट्स हैं, ये आपकी ओनरशिप में जो भी लाइबिलिटी हैं, तो ये सारे के सारे ऑन ए स्पेसिफिक डेट के, ये 30 जून के, ना एक दिन पहले के ना बाद के ना साल के, ठीक है। और एक्सपेंडिचर जो है वो फॉर द ईयर है, वो पूरे साल के, ठीक है। तो इसमें जो भी एसेट आपने शो करना है तो इसको डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने किस साल में ख़रीदा है और इस डेट को आपके पास है कि नहीं। अगर आपने इस डेट को आपके पास नहीं है, आपकी ओनरशिप में नहीं है, बेच दी है, तो उसके मुताबिक ट्री करें। अगर इस डेट को आपकी है तो उसके मुताबिक फिर आप उसको शो करें। तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में तो ये आपकी एडवांस पेमेंट होगी तो वहाँ चली जाएगी, पेबल वाली होगी तो उधर चली जाएगी। तो ये परचेज के अकॉर्डिंगली। इस तरह आप लेते हैं, गिफ्ट है आपको, आपके फादर या जो भी आपके हैं रिलेशनशिप में जो भी डिफाइंड है वो भी सेक्शन 39 में आ गई, 86 में या किस में, तो उसके मुताबिक आप गिफ्ट भी प्रॉपर्टी से ले सकते हैं। तो गिफ्ट है तो गिफ्ट का डीड है, या बाज़ दफ़ा प्रॉपर्टी के जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, एक तो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र होती है थ्रू द डीड, जिसको रजिस्टर्ड डीड कहते हैं। तो रजिस्टर्ड डीड हम रजिस्टर कराते हैं विद द रजिस्ट्रार, रेलिवेंट जो रजिस्ट्रार होता है। या लाहौर में जिस तरह डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं तो उनका अपना DHA है या दूसरी सोसाइटीज़ हैं, उनका अपना इंटरनल सिस्टम भी है, वो वहीं रजिस्ट्रेशन होती है, वो भी ऑथोराइज प्राइवेट कंसर्न जो है सोसाइटी के जो मालिक हैं वो एज ए म्यूचुअल, उसको हम म्यूचुअलिटी कहते हैं, उसके मुताबिक सोसाइटी का ही सब कुछ होता है, वो अलाट करते रहते हैं ऑनवर्ड, तो उसकी ओनरशिप आपको स्पेसिफिक प्लाट जो उसकी आपको होती है। इस तरह जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होती है इसके 2 मोड हो सकते हैं, ये रजिस्ट्री से भी आप कर सकते हैं, दूसरा उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो तहसीलदार होता है या पटवारी होता है उसको इंतकाल कहते हैं, ये म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन आप वहाँ जाके इंतकाल करा लें तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपके नाम हो जाएगी, ओनरशिप होगी, इवन दो रजिस्ट्री नहीं है, दोनों हो तो ज़्यादा है। रजिस्ट्री इज़ प्रेफरेबल ओवर द रेवेन्यू रिकॉर्ड, और रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है म्यूटेशन या इंतकाल वो डे टू रिकॉर्ड होता है रेवेन्यू का ना। तो उसके बाद एक होता है रजिस्टर्ड हकदारा, तो रजिस्टर ऑफ राइट जिसको कहते हैं, तो वो उसमें आपका सारी डिटेल आती रहती है कि पहले ओनर कौन सा था, फिर उससे किसको ट्रांसफ़र हुई, कहाँ हुई, और उसमें गिरदावरी किसके नाम है, कौन काश्तकार कर रहा है, तो सारी डिटेल उसमें होती है। तो इसलिए FBR वाले वो रजिस्टर हकदारा म्यूटेशन या वो भी ले सकते हैं, उससे भी दे। आप कहें जी मेरी प्रॉपर्टी है, वो कहें भी आपकी तो है नहीं, ये तो फलां की। आप कहें जी ये तो मैंने इनकम डिक्लेयर की, मैं खुद कार्य करता हूँ, वहाँ कहीं और किसी और का नाम हो, आपने ठेके पे दिए हो, तो उस सिचुएशन में आप, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर ये आपने वेल्थ आपकी जो आपकी गिफ्टेड है या इनहेरिटेंस में भी आ सकती है, या कोई कंपनी शैम्पनी जो है लिक्विडेट हुई है उसमें आपको शेयर में आ गई है, या और एक्सचेंज आप एसेट के अंगेंस्ट कहीं से आ गई है, तो उसका जो भी एक्विजिशन मोड है उसके मुताबिक आपने उसकी वैल्यू देनी है। यूजुअल ये है तो परचेज वाले में तो परचेज प्राइस होगी प्लस इंसिडेंटल्स होंगे, जो पेबल्स होंगे पेबल में, एडवांस होंगे तो एडवांस में। तो गिफ्ट में सेक्शन 76 जो है जहाँ आपने रिकॉग्नाइज करनी है, इसको गिफ्ट और इनहेरिटेंस में आप ज़ीरो भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन लॉ में जो है वो है कि आप फेयर वैल्यू उसकी रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि अगर आप ज़ीरो रिकॉग्नाइज करेंगे तो जब डिस्पोजल करेंगे तो गेन जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी गेन में आ जाएगी, जबकि गेन वो होता है जो आपका फेयर वैल्यू उस दिन है और जिस दिन आप बेचेंगे, जितने भी बेचेगी उसका डिफरेंस जो होगा तो वो होगा। तो इसीलिए आप उसकी फेयर वैल्यू भी इधर जिस दिन को आपको गिफ्ट मिला है या जिस साल में गिला है उस दिन आप फेयर वैल्यू डालें। इनहेरिटेंस में भी आप डाल सकते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं। इसी तरह जो आपका बिजनेस कैपिटल है, यहाँ से भी एसेट आपको वापस भी आ सकते हैं, आप बिजनेस में दे भी सकते हैं। जैसे आपके पास कंप्यूटर है पर्सनल,
तो आप दे सकते हैं बिजनेस को, यहाँ से निकल जाएगा आपकी बैलेंस शीट, बिजनेस कैपिटल की जो बैलेंस शीट होगी एसेट लायबिलिटी उसमें भी जा सकता है, वहाँ से विदड्रॉ करके यहाँ भी ला सकते हैं। तो वो भी इसी तरह फेयर वैल्यू कंसेप्ट से आप विदड्रॉल भी कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो या एग्रीकल्चर जो है गिफ्ट, इनहेरिटेंस, सक्सेशन सर्टिफिकेट, यूजुअली जहाँ इनहेरिटेंस है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट देख लें, वहाँ देख लें प्रॉपर्टी में आपका क्या पोर्शन है, कितना है, उसका एविडेंस है। और जब आप एग्रीकल्चर डिक्लेयर करें तो साथ साथ आप एग्रीकल्चर इनकम भी फिर ज़रूरी है। फिर देखें कि आपने एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी दी है, शो की है, तो एग्रीकल्चर की इनकम आपने शो की है कि नहीं। इनकम के फिर दो पार्ट हो सकते हैं, एक आपने हो सकता है किराए पे दी हो, रेंट पे, तो फिर रेंट वाला उधर शो करें। दूसरा, अगर आपने उसको खुद कल्टीवेट करते हैं तो उसका भी प्रॉफिट एंड लॉस बना के प्रॉपर कैलकुलेशन करें। और टैक्स भी आपको फिर उसका एग्रीकल्चर जो, और एग्रीकल्चर पंजाब एग्रीकल्चर टैक्स है उसके मुताबिक वहाँ भी दो पोर्शन है, एक लैंड बेसिस है और एक आपका एग्रीकल्चर इनकम बेसिस है। तो जो हायर है वो आपने देना है। अगर आप वो नहीं देंगे, एग्रीकल्चर इनकम नहीं देंगे और टैक्स नहीं पे करेंगे, तो यहाँ सेक्शन 111 में अगर आपने कम दिया है तो डिफरेंशियल यहाँ आपको चार्ज हो सकता है और आपको उतना टैक्स पड़ सकता है, यहाँ आपको देना पड़ेगा। यहाँ आप वहाँ आप कैलकुलेट करके वहाँ उसको दे दें। इसलिए रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी जी, रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। ना भी करें तो यहाँ इसको कंसर्न है कि जो आपने इधर भी तो एग्रीकल्चर इनकम शो करनी है, तो उसका करस्पॉन्डिंग टैक्स जो, अगर आप सपोज इधर 10 लाख शो करते हैं तो 10 लाख एग्रीकल्चर रेट के मुताबिक कितना बनता है, उतना आपने दिया है कि नहीं दिया। नहीं, वो उसमें से हायर वही होगा ना, वो इनकम वाला ही आपने दे रहे हैं ना। अगर इनकम वाला हायर है या लैंड वाला हायर है, लैंड वाला तो थोड़ा सा ही होता है, वो 5,000 6,000 में ही होगा। तो यहाँ 4 लाख तक इनकम आपकी एग्जम्प्ट होगी, ऊपर आपका 5 है, 10 है, 15 जो है। तो 4 से 4 लाख तक एग्जाम है, 4 से 8 तक 1,000 है, 8 से 12 ठीक है, वही वो 4 तक एग्जाम्प्ट है, आगे 1,000 है, 12 लाख तक आप शो कर सकते हैं। 12 लाख तक 2,500-3,000 बनता है, 2,000 बनता है ना। 12 लाख समझे आप, 2,000 जमा कराएं और 12 लाख शो कर लें, ठीक है। वो वाइट 12 लाख रुपया आपका वाइट है, 2-3,000 जमा कराएं, इधर डिक्लेयर करें। 12 से ऊपर जाएंगे तो फिर इधर आप अप वाला रेट लगेगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ जी, वो रिटर्न आप मांग लेते हैं, रिटर्न आप फाइल करें तब इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं आपने टैक्स जमा कराया हो तो आपका पता है यहाँ रिटर्न यहाँ तो कोई मैंडेटरी नहीं है। सेक्शन मैंडेटरी नहीं है, यहाँ 111 में तो रिटर्न का तल्लक नहीं है। 111 यहाँ हम बात इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की कर रहे हैं, ठीक है ना। 2001 में सेक्शन 11 है जो कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम जिसने डिक्लेयर की है उसका कॉरस्पॉन्डिंग अंडर द एग्रीकल्चर एक्ट टैक्स अगर आपने नहीं दिया या कम दिया है तो शॉर्टफॉल दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका नेचर सोर्स आप बताएंगे कहाँ से पैसे आए, उस हद तक वो मानेंगे, उससे अबाव नहीं मानेंगे। यहाँ आपने डिक्लेयर की है 10 लाख, तो 10 लाख का कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स एग्रीकल्चर एक्ट में जो बनता है वो आपने दिया है कि नहीं, ठीक है। अगर दिया हुआ है तो वो वाइट है, जितना नहीं दिया उतना आपका ऐड बैक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रिटर्न का काम जो है ना वो एग्रीकल्चर अथॉरिटी जो है ना वो मांगे, आप दें ना दें, यहाँ टैक्स का तल्लक है। सर वो कुछ दोस्त कहते हैं कि जब आपने जरी इनकम टैक्स दे दिया ना, वो जो पटवारी को हम देते हैं 5-4 हज़ार जितना 200 पर एकड़ का या 250, तो उसके बाद फिर आपको ये 1,000-2,000 देने की जरूरत है। इसमें मैं बताता हूँ। बेसिकली तो ऐसे है कि जो एग्रीकल्चर है इनकम या प्रॉपर्टी वो डोमेन है प्रोविंस का, और एंट्री नंबर जो 47 है उसमें एग्रीकल्चर की टैक्सेशन फेडरेशन के स्कोप से ही बाहर है, ठीक जी। तो कोई लॉ, ये जो लॉ इस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जो इनकम टैक्स आर्टिकल फेडरल स्टैच्यू है ये एग्रीकल्चर इनकम को टच भी नहीं कर सकता, और जहाँ एग्जम्पशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। लीगल पोजीशन तो ये यहाँ 41 सेक्शन है उसमें एग्जम्पशन दी। एग्जम्पशन तो उसको होती है जो प्री सपोज चार्जेबिलिटी और टैक्स हो, जिस पे टैक्स लगता हो उसको एग्जम्पशन देनी होती है। जो फेडरेशन के स्कोप में ही नहीं है तो उसको एग्जम्पशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर वो टैक्स लगा ही नहीं सकती, उसकी पावर में लेजिस्लेटिव लॉ भी नहीं बना सकती और लगा भी नहीं सकती।
ठीक है जी। 47 में स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर इनकम जो है एक्सक्लूडेड है फेडरेशन से। जब एक्सक्लूडेड है तो आर्टिकल 142 ए है कि फेडरेशन जो है, जो फेडरल में आइटम है, उन सब पे पावर है पार्लियामेंट की टैक्स लगाने की। जो उसमें मेंशन नहीं है या उसमें से एक्सक्लूडेड है वो सारे प्रोविंसेस के। तो इसलिए एग्रीकल्चर इनकम जब एक्सक्लूडेड है तो वो सारी डोमेन जो है वो प्रोविंस की। तो प्रोविंस लगा सकता है, प्रोविंस लगा भी सकता है, लॉ भी बना सकता है, लगा भी सकता है, रिकवरी भी कर सकता है, ऑनवर्ड सब कुछ उसका काम है। क्लियर जी। तो ये फेडरेशन बना नहीं सकती क्योंकि। और दूसरा एंगल ये है कि अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं है, वो कहते मेरी करोड़ इनकम है, तो टैक्स वाले फेडरेशन वाले पूछेंगे भाई ये इनकम तो ठीक है, तो एग्रीकल्चर से है भी कि फैक्ट फाइंडिंग या फैक्ट सर्टनमेंट तो की जा सकती है ना। एक बंदे की लैंड है ही नहीं, डिक्लेयर नहीं, कहे मैं भी 2 करोड़ एग्रीकल्चर इनकम है, वो कहेंगे ठीक, आप देख नहीं सकते भी टैक्स फेडरेशन का सब्जेक्ट नहीं है, तो आप मेरे से पूछ भी नहीं सकते, मैंने तो एग्रीकल्चर डिक्लेयर की है। तो उस सिचुएशन में फिर फेडरेशन की अथॉरिटी के पास पावर है कि वो प्रूव तो करे कि वाकई एग्रीकल्चर है। वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड इट इज एग्रीकल्चर, फिर ये कुछ नहीं कर सकते, बेशक टैक्स दिया हो या ना हो। अगर वो एग्रीकल्चर का सोर्स ही नहीं है या उस सोर्स से वो मैच नहीं, मिस मैच है, 2 एकड़ है आप कहें मेरा करोड़ रुपए है, तो मिस मैच है। तो मिस मैच को असरटेन करके तो फिर अनएक्सप्लेन्ड डीमिंग इनकम जो सेक्शन है वो फिर अप्लाई हो जाता है कि जहाँ जो आपका जितनी आपकी कैपेसिटी है एग्रीकल्चर की, उस टू दैट एक्सटेंट तो ठीक है, एग्रीकल्चर है, फेडरेशन का डोमेन नहीं है, लेकिन उससे अबाव है तो वो तो डोमेन है ना। एग्रीकल्चर का जो लेवल है एग्रीकल्चर, वो टू द एक्सटेंट को एग्रीकल्चर है, वो डोमेन है प्रोविंसेस का। लेकिन कैमोफ्लेज करके यहाँ वाली इनकम को वो एग्रीकल्चर शो करेगा तो उसका फिर अथॉरिटी, फेडरेशन अथॉरिटी के पास पावर है कि वो प्रूव करे और अकॉर्डिंगली डिटरमिन करे और टैक्स लगाए। अगर एक बंदा एग्रीकल्चर से ठेके पे ले देते हैं, एग्रीकल्चर प्रूव करें ना, वही मैं करना। आप भाई आप 500 अरब ना भी ज़मीन हो ठेके पे ले लें, प्रूव करें। तो ठेके में ये होता है कि वो रजिस्टर्ड हकदारा में आपका नाम आएगा कि आप इतनी काश्त करते हैं, वो डॉक्यूमेंट दें। फिर आप ये तो नहीं, सिंपली तो नहीं होगा, फिर आपने कोई चीज़ काश्त भी की होगी तो वो सेल भी की होगी, बेची भी होगी, तो उसका भी आप प्रॉफिट एंड लॉस, सेल, एक्सपेंडिचर सब कुछ बनाएंगे। बना के तो उसको प्रूव करेंगे कि मेरा ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, ये इसमें से खाद है, ये पानी है, ये बयाना है, ये सुपरविजन है, हार्वेस्टिंग है, थ्रेशिंग है, बीज है, ये सारे मेरे एडमिन है, सेलिंग है, सैलरी है, ये वो सारा कुछ देंगे। और फिर कहेंगे ये मैंने बेचा है, ये राइस है, ये मक्की है, ये आपकी कपास है, ये टोटल सेल है, उसमें ये एक्सपेंडिचर है, ये मेरी इनकम है। तो वो कोई आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो फिर उसके मुताबिक अगर आपको मिस मैचिंग है, ठेके पे है ही नहीं, आपने दवानी कह दिया 100 एकड़ मैंने ली हुई है, जबकि नाम आपका कहीं भी नहीं है, तो फिर आपने उस सिचुएशन में फिर आपका वो सेक्शन 111 जो है वो आपको प्रूव हो जाएगा और फिर आप पे अप्लीकेबल हो जाएगा। एक और डॉक्यूमेंट होता है मुस्ताजरी, इसे कहते हैं गिरदावरी, गिरदावरी और चीज़ मुस्ताजरी इसे कहते हैं। वही वो ठेके पे वाली, ठेके को ही कहते हैं ना, वो ठेका या मुस्तादरी कह लें या शेयरिंग पे कह लें। एक तो होता है ठेके पे पूरी शूट, एक शेयरिंग पे मैं आपकी काश्त मैं करूँगा तो एक्सपेंडिचर आपके होंगे या मैं शेयरिंग कर लेंगे आधी आधी। हाँ जी, एक ठेके पे भी हो सकती है, अपनी ऊँट भी हो सकती है और शेयरिंग बेसिस पे भी हो सकती है कि एक बंदा कह ले कि वो काश्तकारी सारी कल्टीवेशन वो करेगा, ज़मीन आपकी है, तो उसमें आप शेयरिंग कर लेंगे। तो जो भी हो वो सारा है वो एग्रीकल्चर ही है। लेकिन बेसिकली आपका जब आप शेयरिंग पे की है तो वो रजिस्टर्ड हकदारा या एग्रीमेंट वो या चीज़ें या उसमें आपका नाम शाम हो तो फिर आपका प्रूव कर सकते हैं, तो फिर ठीक है, कोई मसला। गिरदावरी में अक्सर कहते हैं गिरदावरी आपके नाम पे है तो फिर आप इसको एस्टैब्लिश होगा। गिरदावरी में अक्सर लोगों के नाम नहीं आ रहे वो गिरदावरी कोई इतना, वो भी इतना डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है। अगर एग्रीमेंट है, वो बंदा एफिडेविट कहता है कि मेरी ज़मीन ये काश्त करता है, और उसके बाद काश्त के बाद आपकी सेल के प्रूफ भी हैं, आपने कॉटन बेची है किसी मंडी में तो कोई एविडेंस है आपके पास, ना भी हो तो बेचने का हो, ठीक है ना। अब इसी तरह एक्सपेंडिचर है, आपने बयाना दिया हुआ है, आपने पानी है, खाद के बिल है, आपके बीज के बिल हैं, दूसरे हैं, स्प्रे ली है, दूसरे सारी आपके पास बिल हैं, तो फिर वो प्रूव करते हैं ना, वो वेरीफाई कर लें उस पार्टी से जिससे आपने लिए। इसलिए वो एक एविडेंस, वो भी एक एविडेंस नहीं सफिशिएंट, वो नाम आप लिखा लें बाकी कुछ भी ना किया हो, ठीक है। तो इसीलिए कलेक्टिव चीज़ें जो है ना वो सारी देखी जाएंगी, देख के तो फिर आपकी डिटर्मिनेशन होगी। तो पहला एग्रीकल्चर का कि आपने एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी
पार्टिकुलर, उसकी एक्विजिशन के मोड, उसकी कास्ट, आपकी है वो क्या नाम है उसका, आपकी एक्विजिशन है, गिफ्ट है, इनहेरिटेंस है, उसके मुताबिक वैल्यू, और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग उसकी इनकम का भी उससे मैचिंग। क्लियर जी। दूसरा एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को, इनहेरिटेंस को जो फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर क्लेम कर लेते हैं, उसी तरह ही हम जाके रिकॉन्सिलिएशन में जाके इनफ्लोज में फिर हाँ उतना ही शो करेंगे ना, नोशनल वैल्यू वहाँ शो कर देंगे। अगर ज़ीरो करेंगे तो उधर ज़ीरो करेंगे, जीरो होगी तो उधर कुछ भी ना होगा ना। वहाँ वैसे वर्ड लिखा होता है गिफ्ट या इनहेरिटेंस, तो वहाँ वैल्यू डाल लें, ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो इनहेरिटेंस में आप ज़ीरो लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे ना जो भी वैल्यू, फिर वैल्यू देख लें उसकी क्या बनती, FBR रेट है या DC रेट है या जो भी डालनी, तो वो डाल के नीचे उधर भी डाल लें। उधर इनहेरिटेंस का कॉलम आएगा उसमें लिख लें, गिफ्ट वाला है तो गिफ्ट में लिख लें। ठीक है, तो वो मैच हो जाएगी आपस में ना, इनफ्लो में आपका मैच। इसी तरह आपने गिफ्ट किया हुआ है तो नीचे डाल दें, ऊपर से निकालना है तो नीचे से निकाल दें। ठीक है, गिफ्ट और इसको रिकॉन्सिलिएशन में ऊपर ऐड करें उतना ही फिर नीचे करें। अगर आपने ज़ीरो की है तो नीचे भी ज़ीरो लिखना पड़ेगा। ऊपर वैल्यू लिखी है इनफ्लो में, अगर गिफ्ट दिया है तो आउटफ्लो में, लिया है तो इनफ्लो में। क्लियर जी, इस तरह आप देख सकते हैं। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब आप बेचेंगे तो ये वैल्यू और डिस्पोजल वैल्यू का डिफरेंस का आपका गेन होगा। वो गेन फिर 4 साल बाद है, 5 है, 6 है, जो भी वो प्रोसीजर है उसके मुताबिक। जी बेटा वापस जब हम एक डीड करवाते हैं उसकी जो कॉस्ट आएगी, तो क्या जो अमाउंट हमने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लिखी है तो वो इंक्लूडिंग कॉस्ट लिखेंगे या एक्सक्लूडिंग कॉस्ट लिखेंगे? मैंने पहले बताया है कि इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं, रजिस्ट्री का हो गया या आपकी वहाँ फीस होती है, ड्यूटी शीट देनी है, बल्कि ब्रोकर को जो फीस दी होती है उसके जो रियल एस्टेट ब्रोकर जो होता है वो भी उसका पार्ट बनते हैं। जितने इंसिडेंटल्स होते हैं उसके इंसिडेंटल रिलेटिंग टू दैट वो सारे उसी कास्ट का पार्ट बनते हैं। उसकी डिटेल बना लें, पहले भी हमने सेक्शन 76 है उसमें सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं कि जितने में आपने परचेज की वो प्लस जितने इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर जो उसके लिए नेसेसरली है कि विदाउट विच आपकी ओनरशिप नहीं बन सकती, तो वो वाले सारे। कोई ऐसे आपकी जो आपकी ये समझ लें कि जो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई एक्सपेंडिचर होता है वो नहीं, जो नेसेसरली है टू ब्रिंग दैट इन योर ओनरशिप, तो वो ओनरशिप एक्सपेंडिचर कहते हैं। या रेगुलर जो होते हैं वो नहीं, जैसे हर साल ही आपने ठेका देना है उसका कोई या टैक्स देना है, तो वो वहाँ नहीं। वो जब तक आपकी ओनरशिप में कन्वर्ट नहीं होती, कन्वर्जन तक जो एक्सपेंडिचर है आपके दैट विल मेक पार्ट ऑफ दैट। जैसे आप करें, आप बाहर इम्पोर्टेड, आप बाहर से इम्पोर्ट मटेरियल करते हैं तो वहाँ से एक तो C&F प्राइस होती है, फिर फ्रेट होता है कराची तक का, कराची आके फिर आपको ड्यूटी लगती हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सारे जो रिफंडेबल है वो नहीं, वो निकल जाएंगे। और बाकी जो भी खर्चे हैं वहाँ आपकी डैमेज बढ़ गया वो नहीं, क्योंकि वो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से पड़ा है। जो नेसेसरली हैं, क्लियरिंग, ट्रांसपोर्ट, आपकी फैक्ट्री तक लाने तक के खर्चे, फैक्ट्री तक का रेंट भी, फॉर ब्रिंगिंग दैट इनटू योर फैक्ट्री तक जो भी एक्सपेंडिचर है जो आपने इनकर की है नेसेसरली है, ड्यू टू नेग्लिजेंस नहीं है, तो वो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ दैट कॉस्ट। फिर इसी तरह इमूव प्रॉपर्टी की बाकी एसेट की भी इसी तरह है। तो ये सेक्शन आपको 76 में या 75 में कास्टिंग वो दिए हुए हैं, 75, 6, 7, 8 1। तो दूसरा ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी या दूसरी प्रॉपर्टी के लिए 75A भी है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप हमेशा नोट रखें, अपने क्लाइंट को एडवाइस करें कि 5 मिलियन तक की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो क्रॉस चेक होनी चाहिए। इसी तरह मूवेबल एसेट कोई है तो वो 1 मिलियन तक है, 10 लाख तक है, 10 लाख से अबव होगा, 10 लाख या उससे अबव होगा तो वो क्रॉस चेक लेंगे। अगर आप नहीं लेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि वो एक तो आप ये फिक्स एसेट होगा तो अगर बिजनेस में तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं 22 में 23 में, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी। दूसरी, जब आप डिस्पोजल करेंगे तो उसकी कास्ट जीरो समझी जाएगी, फिर सारा का सारा ही गेन समझा जाएगा, फिर टैक्स लग जाएगा। इट मीन अगर आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है 5 मिलियन से अबव है लेकिन आपने क्रॉस चेक नहीं दिया, आज फेयर वैल्यू जितनी भी है तो जब आप डिस्पोजल करेंगे उस पर जो गेन कैलकुलेट होगा डिस्पोजल प्राइस में, जो कास्ट लेस करनी है तो कास्ट फिर जीरो लेस होगी। वही बैंकिंग चैनल समझ रहे हैं। 80% तक इसकी इजाजत है? लगभग 80% तक इजाजत है इसमें, 80%। ये कहाँ है? ऐसा कुछ है, जेल प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा है। 5 मिलियन और 1 मिलियन का दूंगा। हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर 5 मिलियन और मूवेबल के ऊपर 1 मिलियन।
जो आपने बताया यही है, हैं? जो सर आपने बताया यही यही है कि और कुछ है? नहीं, उनका 80%। ये सब टोटल वो तो जरूरी है ना, वो तो बेसिक कंडीशन है। जब 80% तक आप इसको क्रॉस चेक के थ्रू 20% तक, ये कहाँ है? मैंने नहीं ये पढ़ा। कहीं पढ़ा था, बहुत कभी शायद तुझे में आ रहा है। वो मैं बता देता हूँ। वो है विद रिगार्ड टू परचेजेज। वो विद होल्डिंग के लिए जो सेक्शन है आपका 21C, अगर आपने परचेजेज की हैं तो परचेजेज अगर आपने की हैं तो आपके लिए विद होल्डिंग ज़रूरी है। लेकिन अगर विद होल्डिंग नहीं की तो 20% से 20% तक टैक्सेशन हो सकती है। ठीक है, 21C में 21C है बेटा, दिखा देंगे। तो 75A भी देख लें। क्लियर जी, विद रिगार्ड टू परचेज ऑफ, क्योंकि रेलेवेंट था इसलिए यहाँ बताना ज़रूरी था। इक्कीसी, any expenditure from which person is required to deduct collect tax under na person has paid deducted tax as required na, provided that disallowance in respect of purchase of raw material and finished goods under this clause shall not exceed 20% of the purchase of raw material and finished goods। तो फिनिश गुड्स और रॉ मटीरियल आप खरीदेंगे, वैसे तो सारे पे ही आपको डायरेक्ट नहीं किया, बाकी एक्सपेंडिचर जितने पे भी आपने डायरेक्ट नहीं किया सारा ही डिसलाउ है। रॉ मटीरियल और फिनिश गुड आप खरीदते हैं तो उस सिचुएशन में एट द मैक्स आपको 20% जो है वो डिसलाउ करेंगे। क्लियर जी? लेकिन इसका मूवेबल इमूवेबल एसेट से कोई ताल्लुक कोई नहीं, इमूव से हो सकता है, ठीक है ना। वो इस तरह हो सकता है कि अगर आप रियल एस्टेट वाले हैं, ठीक है, रियल एस्टेट वाले अगर आप हैं तो वो परचेज ऑफ लैंड करते हैं और बेचते हैं तो वो इधर आ जाएगा। फिर तो प्लाट लैंड खरीदेंगे ही ना, तो वो फिर इस सिचुएशन में आ जाएगा। फिर वो कहेगा जी आपने काटा नहीं, तो उसमें पहले तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये गुड्स में फॉल नहीं करता, तो इसमें 153 लगता ही नहीं है। ठीक है ना, गुड ना गुड है ना सर्विसेज है, इमूव प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर वो कहेगा जी अच्छा ठीक है ये तो सही है, तो आपने वो वाला क्यों नहीं काटा 75A वाला? तो फिर आप कहेंगे जी वहाँ तो डिसअलाउ होता है एट द टाइम ऑफ गेन या डेप्रिसिएशन, ना मैं डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ तो ना मैं गेन इधर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये मेरे पे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है। तो क्योंकि वहाँ जहाँ गेन है, गेन के लिए तो या आपका गेन जब कैलकुलेट होगा, जब डिस्पोजल करेंगे गेन कैलकुलेट होगा तो उस वक्त वो उसका गेन जो है वो ज़ीरो कास्ट समझी जाएगी। और गेन के लिए यहाँ क्योंकि गेन नहीं है, एक और भी इसमें है, वो कहेगी आपने सेल किया है तो यहाँ परचेज कास्ट की है तो ऊपर आपने सेल तो की है तो यहाँ तो प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन वहाँ वर्ड गेन है। प्रॉफिट होता है यूजुअल ऑर्डनरी एक्टिविटी से, गेन होता है एक्सेप्शनल से। गेन फ्रॉम बिजनेस का आता है जब आप वो डेप्रिशिएबल एसेट को या उन एसेट को जो बिजनेस लॉन्ग टर्म होते हैं उनको बेचते हैं। तो गेन जो है वो ट्रेडिंग से नहीं होता, गेन जो होता है ड्यू टू होल्डिंग, लॉन्ग टर्म होल्डिंग, लॉन्ग टर्म एसेट से या प्राइस फ्लक्चुएशन जो चीज़ आती है। गेन और प्रॉफिट में ये डिफरेंस है। गेन जो है प्रॉफिट जो होता है या ग्रॉस प्रॉफिट कह लें, वो ट्रेडिंग रेगुलर ट्रेडिंग से होता है। आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, रेगुलर एक चीज़ करते हैं, उससे परचेज से रेगुलर नेचर की है इन द कोर्स ऑफ योर बिजनेस, तो उससे जो प्रॉफिट सेल परचेज का डिफरेंस होगा या कास्ट का और सेल का डिफरेंस होगा वो होगा प्रॉफिट, उसको हम प्रॉफिट कहेंगे। जो इरेगुलर नेचर की कोई बिजनेस हो आपका, जैसे स्टॉक परचेज कर लिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली, बेचने के लिए नहीं, वैसे रख छोड़ी, कभी आपने फिर बेची है वो, कभी साल बाद 6 माह बाद, इंटेंशन आपकी ट्रेडिंग नहीं थी। और डिटर्मिन इसको कहते हैं एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। तो एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड में बिजनेस में फॉल करता है, लेकिन उसमें आपकी इंटेंशन देखी जाती है एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ दैट एसेट। अगर उस वक्त इंटेंशन आपकी रेगुलर ट्रेड करना है, उसको सेल करना है, तो उससे जो प्रॉफिट आएगा वो आपका ऑर्डनरी प्रॉफिट है, उसको प्रॉफिट कहेंगे। अगर आपकी इंटेंशन सेल नहीं है, आपने परचेज कर लिया है, तो बाई वर्च्यू ऑफ सर्टेन एमरजेंसी आपने बेच दिया है, तो वो आपका गेन ही होगा, वो फिर प्रॉफिट नहीं होगा। गेन जो है अनयूजुअल एक्टिविटी से है और प्रॉफिट रेगुलर रकरिंग एक्टिविटी, जो रेगुलरली रकर होती रहती हैं, स्पीडली आती रहती हैं, जिस काम को आप करते हैं, तो उससे जो आता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। जो अनयूजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कभी कभार वाली वो होंगी तो वो आपका गेन होगा। यहाँ गेन जो है जो सेक्शन आपका 18 है, यहाँ गेन स्पेसिफिकली कंपनी के जो
एसेट्स हैं जो आप बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, उससे जो आता है उसको कहते हैं गेन। और गेन स्पेसिफिकली ट्रीटेड टू बी चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस है। बाकी गेन जो है वो सेक्शन 37 में जो कैपिटल गेन्स है वो उधर है। जितने भी आपके पर्सनल गेन है, बल्कि इन्हीं एसेट पे, अगर ये बिजनेस एसेट लैंड ना हो, बिल्डिंग ना हो, तो वो वाले एसेट जो होंगे उस पर, जैसे पर्सनल आपकी वेल्थ है अभी हम डिस्कस करें, इससे जो गेन आएगा वो 37 में होगा। पर्सनल एसेट जितने भी हैं जो आपकी वेल्थ में होंगे, उससे गेन, उसकी डिस्पोजल पे जो गेन आएगा वो सेक्शन 37 में होगा। और जो आपकी बैलेंस शीट, जो बिजनेस आपने कैपिटल शो किया है, उसकी जो बैलेंस शीट में एसेट होंगे उनको बेचेंगे तो वो गेन प्रॉफिट इस सेक्शन 18 में होगा। क्लियर जी? ये इसका डिफरेंस कर लें। और उसको डील करेगा सेक्शन 22 में लिखा होता है कि ये लैंड है, बिजनेस लैंड है, बिजनेस बिल्डिंग है, बिजनेस प्लांट एंड मशीनरी है, तो जितने भी एसेट हैं जिन पे डेप्रिसिएशन चार्जेबल है या लैंड है, बिजनेस लैंड है, तो उन पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उसका प्रोसीजर भी अपना ही है। वहाँ डिस्पोजल प्राइस कैसे रिटर्न करनी है, कास्ट, वहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू कास्ट होगी, ये वाली कास्ट नहीं होगी। तो रिटर्न डाउन वैल्यू जो होगी, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू सेल प्रोसीड में से वो लेस करके वो गेन होगा और वो रिकॉग्नाइज होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ लैंड की यहाँ वैल्यू जो है पर्सनल में, तो यहाँ आपकी गेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जितने डिस्पोजल प्राइस करेंगे तो उसमें से कास्ट लेस करेंगे। और वहाँ जो है अपनी जितनी मर्जी प्रॉपर्टी रख लें तो उसमें से जो कास्ट से डिस्पोजल प्राइस नहीं बढ़ेगी। वहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो लैंड या बिल्डिंग की इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्पोजल प्राइस होगी, दैट विल नॉट एक्सीड योर कास्ट। अगर आपने 10 साल पहले लैंड ली हुई है, वहाँ कास्ट उतने की है, आज तक तो उतनी ही होगी, तो उसमें कोई गेन नहीं होगा। उसकी बेसिक वजह पहले ये थी कि उसमें जो लेजिस्लेटिव एंट्री 50 है, उसमें जो कैपिटल गेन था वो आउट ऑफ फेडरेशन था कि कैपिटल गेन पे फेडरेशन टैक्स नहीं लगा सकती थी। तो इसलिए जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 37 में थी, उसमें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी डिलीटेड थी, एक्सक्लूडेड थी। इसी तरह यहाँ भी एसेट जो है वो बिल्डिंग ये वो, इसको उसकी कास्ट से ज़्यादा नहीं गेन रिकॉग्नाइज कर सकते कि जितना आपने डेप्रिसिएशन उसकी यूज़ की थी, टू दैट एक्सटेंट आप उसका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उससे अबाव बार था, कॉन्स्टिट्यूशनल बार था। इसलिए अब उन्होंने, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद वो गेन को ख़त्म कर दिया है, तो कैपिटल एसेट में मोल ऐड कर लिए, यहाँ अभी टच नहीं की। तो यहाँ अभी तक भी उसी तरह है। अगर चरना करना चाहें तो अभी उसको फिर अकॉर्डिंगली अमेंड कर सकते हैं जी। ये यहाँ ये बिजनेस एसेट रहता है, पर्सनल एसेट रहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेल्थ के लिए जो बिजनेस एसेट है वो वेल्थ में इन ल्यू ऑफ बिजनेस एसेट, ऑल एसेट माइनस लायबिलिटी वो कैपिटल में शो होंगे, जितने भी बिजनेस एसेट होंगे, क्योंकि बिजनेस और इंडिविजुअल दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटी कंसीडर की जाएंगी। क्योंकि इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल भी हैं साथ आपका बिजनेस भी है, तो यहाँ एसेट जो होंगे वो आप पर्सनल नेचर के होंगे, नॉन बिजनेस होंगे। जो आपके बिजनेस एसेट होंगे वो आप इसमें शो नहीं करेंगे। वापस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बाज़ दफ़ा इसमें मिक्सिंग कर लेते हैं हम कि जितने ये एसेट जितने इसमें शो कर रहे हैं हम, इनमें से कोई भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल जो बिजनेस व्हीकल है, फर्नीचर फिक्चर है, स्टॉक एंड ट्रेड है, रिसीवेबल है, कैश है, बैंक है, जो बिजनेस का बैंक आपने रखा हुआ है वो इसमें नहीं शो करना। ठीक है जी, दोनों चीज़ों को सेग्रीगेट कर लें, टोटल एसेट के हिस्से कर लें कि ये बिजनेस के हैं, ये पर्सनल के हैं। जो बिजनेस वाले हैं उनमें से कोई भी इधर शो नहीं करना। ये ना हो कि बिजनेस का बैंक अकाउंट आप इधर बैंक पूछा है तो आप इधर शो कर दें, या गाड़ी आपकी बैलेंस शीट में इधर भी शो कर दें तो उधर भी शो कर दें। तो क्योंकि इंस्टेड जो बिजनेस की आपकी है उसका नेट इफेक्ट ये है, बिजनेस कैपिटल जो है ऑल एसेट, उसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर, ट्रेडमार्क आपके, और आपका एसी, कंप्यूटर, स्टॉक एंड ट्रेड, रिसीवेबल और इन्वेस्टमेंट सारी है, बैंक है, कैश है। कैश में से फिर आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लेस करें, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी लेस करें तो बाकी आता है कैपिटल। तो कैपिटल में आपका पिछले साल वाला कैपिटल प्लस ड्यूरिंग द ईयर एडिशन, प्रॉफिट एंड लॉस, लेस ड्राइंग और डेट कैपिटल जो 30 जून को आएगा वो आप इधर शो करें जी। इसमें जो 114 की रिटर्न का जो पार्ट बिजनेस का है, जो बिजनेस एसेट वगैरह या कैपिटल आएगा उस पार्ट में लिखे जाएंगे ऊपर, जो इनकम टैक्स का पार्ट बनता है, ये तो वेल्थ का पार्ट है ना, ये जो एसेट बिजनेस एसेट जो लिखा जा रहा है
ये आपने बताया ना ये सारी की सारी वेल्थ आपके पर्सनल एसेट से कंसर्न कर रही है, और ये उसमें जो एक लिखा हुआ बिजनेस एसेट का, ना मैं बताने लगा हूँ ना, टोटल एसेट है आपके, टोटल एसेट समझ रहे, इसको बोल दें पहले आपके टोटल लैंड बिल्डिंग ये वो टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी। अब उसके दो हिस्से कर लें, एक हिस्सा वो करें जो आपका बिजनेस है, बिजनेस के एसेट अलहदा लिस्ट कर लें, लायबिलिटी अलहदा कर लें और नेट कैलकुलेट कर लें। वो डेट करके इन लिeu ऑफ ऑल एसेट और लायबिलिटी आपका ये बिजनेस कैपिटल शो होगा। ये बिजनेस का पार्ट है ये जिसमें आपकी बिजनेस के, इसमें बिजनेस के ऑल एसेट्स हैं, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर फिक्चर कंप्यूटर और आपका रिसीवेबल और सारे इन्वेस्टमेंट और आपका कैश बैंक बिजनेस के, माइनस लायबिलिटी ट्रेड क्रेडिटर पेएबल टैक्स लायबिलिटी भी वहाँ लॉन्ग टर्म लोन शोन पार्टनर से लिया है बैंक से वो भी, और नेट एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो नेट करके इधर लिखना है। तो इसमें से आपका पिछला ओपनिंग कैपिटल लेंगे प्लस कोई ड्यूरेयर इसमें एडिशन की है तो इधर वाले बैंक से या कैश से निकलेगी और वहाँ चली जाएगी, और वहाँ से ड्रॉ करेंगे तो वहाँ से निकलेगा बिजनेस में से यहाँ आ जाएगा। इस तरह एसेट भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ कंप्यूटर पड़ा है वहाँ से इधर लाना है तो उधर से निकल जाएगा, इधर वाले कंप्यूटर में आ जाएगा, यहाँ से वहाँ भेजना है तो इस वेल्थ में से निकल जाएगा वहाँ चला जाएगा। लेकिन इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं आ सकती सर हर चीज की, किसके बताने लगा ना, यही वाला एक गेम है कि बिजनेस कैपिटल में आप ऊपर नीचे से कर सकते हैं, ठीक है ना, आपने ये शो नहीं करना। इसको आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं, अगर एसेट लेस हो लायबिलिटी ज़्यादा हो, एक्सेस ऑफ लायबिलिटी ओवर एसेट्स हो तो फिर आप लायबिलिटी में बिजनेस कैपिटल लिखेंगे। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स होगी फेयर वैल्यू पे होगी। हाँ, इसमें उसको डिस्कस करते हैं बाद में कि उसको सेक्शन 75-76 में यही लिखा हुआ है कि आप फेयर वैल्यू पे लिखें बेचेंगे तो एक किस्म की डिस्पोजल होगी, तो उसको जैसे मैंने पहले कहा कि गिफ्ट वाली शो करनी है तो दोनों चीज़ें मैंने बता दी कि वो वैल्यू लगाएंगे, नीचे वो आउटफ्लो या इनफ्लो में आप लिख सकते हैं। अगर आ रहा है तो जितना ज़्यादा आ रहा है इनफ्लो में नोशनल वैल्यू इनफ्लो रख देंगे, ठीक है, अगर जा रहा है तो आउटफ्लो में उतना लिख देंगे ज़्यादा। तो उसमें कोई गेन वगैरह तो गेन लॉस वो नोशनल गेन नोशनल लॉस वो आपका टैक्सेबल में नहीं होगा, ठीक है ना, उसको कहते हैं नोशनल अनलाइज। एक चीज़ आपके पास ही पड़ी है, आप अपने आप को बेच के तो नहीं प्रॉफिट कर सकते, आप मेरी ज़मीन इतनी हो गई तो आप कहें मैं प्रॉफिट कमाए जा रहा हूँ, तो वो नोशनल और अनलाइज प्रॉफिट या गेन जो होते हैं अनलेस थर्ड पार्टी को आप चीज़ ना बेचें तो वो उससे गेन राइज नहीं होता, नहीं तो डेली आप तो कहेंगे मैं आज अमीर हो गया हूँ, ठीक है, अपने आप को बेच के हाँ वो भी ऐसे ही है, वो भी आप डॉलर जैसे वो लेटर ऑन जब कैश उसमें आएंगे फॉरेन करेंसी आएंगे तो उसमें पिछले साल सपोज 2000 पड़े थे हिसाब वही है, देखो वो बढ़ गए, आप डालेंगे तो नीचे उसको अकॉर्डिंगली उसका गेन इनफ्लो में उतना ज़्यादा कर लेंगे। इस तरह बाकी एसेट्स हैं, जैसे आपको इस साल आपको गिफ्ट आया है आपने रिकॉग्नाइज कर लिया 0 पे, अगले साल आप कहते नहीं यार 0 क्यों, फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज कर लूँ, तो फेयर वैल्यू इधर लिखेंगे उधर इनफ्लो में लिख लेंगे, ठीक है ना, वो नोशनल होगा, वो टैक्सेशन नहीं होगी क्योंकि टैक्सेशन जो है सेक्शन 37 में अनलेस अंटिल डिस्पोजल की एक वैल्यू है, डिस्पोजल प्रोसीड आपके पास आएगी तो उस वक्त होगी। मेयर बुक्स ऑफ अकाउंट या रिकॉर्डिंग एंट्री इसको कहते हैं सब्सट्रांस ओवर फॉर्म, कि इन रेवेन्यू में तो हमें सब्सट्रांस असेंस ऑफ ट्रांजैक्शन और रियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखना होता है फॉर द पर्पज ऑफ चार्ज ऑफ टैक्स कि एक्चुअली दैट हैज़ हैपेंड, कि आपने उसकी ओनरशिप लीगल राइट टाइटल इंटरेस्ट रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी मूवेबल हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर पार्टी, डिस्पोजल प्रोसीड आपने रिसीव या रिसीवल है वो अक्कर हो चुकी है, फिर गेन लॉस राइज होगा, अपने आप में रखने से बढ़ाने से वो गेन नहीं होता है, उसको नोशनल गेन या अनलाइज गेन या जस्ट रिकॉर्डिंग एंट्री है, मेरे रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री और रिकॉग्नाइजेशन या अदरवाइज जो उसमें आपने रिकॉग्नाइज किया है उससे रेवेन्यू टैक्सेशन या वो राइज नहीं होता। फॉरेन करेंसी अकाउंट ऊपर नीचे होते रहते हैं, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, तो करेंसी डिफरेंस भी आ रहा होता है यानी कि रेट डिफरेंस भी, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस को हमेशा देख के उस पर कर लें या क्या करते हैं इसमें? नहीं, उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, एक तो है कि सिंपली आपने फॉरेन करेंसी इसको कहते हैं ट्रांसलेटिंग इनटू लोकल करेंसी, ठीक है, उसमें बताने लगा ना पूरी बात सुनने, एक तो होता है क्लोजिंग बैलेंस, एक होता है ओपनिंग बैलेंस, एक होता है ड्यूरिंग ईयर इन और आउट, तो फॉर द ईयर जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एवरेज रेट लगा लेते हैं,
पिछले वाले का पिछले साल लगा हुआ था, जितना क्लोजिंग है जो ओपनिंग वाला है उसका डिफरेंस आ जाएगा, बाकी एवरेज। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेड ही उसमें करते हैं तो रेवेन्यू के जितने इनकम एक्सपेंडिचर के होते हैं वो एवरेज रेट पे होते हैं, और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट के आइटम होते हैं वो क्लोजिंग पे होते हैं, क्योंकि 30 जून को वो बन रही है जो चीज़। हो गया तो फिर इन्फ्लोज में उसका इफेक्ट ले लेंगे साथ। हाँ जी, उधर ले लेंगे ना आप। अगर सपोज अगर आपके डॉलर 3000 थे पिछले साल, तो 3000 ही अब हैं, तो फिर तो सिर्फ गेन आया। अगर 3000 से 5000 हो गए तो 5000 वाले 2000 कब हुए हैं, ठीक है ना, वो उस डेट से उसका गेन उस डेट से आज तक आएगा, पिछले का पूरे साल का गेन आएगा। तो उसका उस पीरियड जिस डेट को आपने वो परचेज की हैं उस डेट को क्या रेट था और आज क्या है उसका आएगा, वो पिक्चर बन जाएगा ना। इस तरह रिवर्स देख लें, आपके पास 3000 से 1000 आपने ड्यूरेबल कैश करा लिया, तो बाकी कितना रह गया, तो बाकी कम जो रह गया उसका फिर हो गया ना। हाँ जी, वो अदर फ्लो में ही लेंगे ना आप, तो अनलेस अनटिल उसकी भी टैक्सेशन ना हो, वो तो एक नहीं, डॉलर पे फॉरेन करेंसी पे नहीं है ना, है कर सकते हैं क्या, करेंसी डिफरेंस जितना भी होगा गेन होगा, पहले तो नहीं था। हैं जब रूल बनाएंगे उसको देखेंगे भी कैसे करना है, तो फिर बात होगी भी किस तरह करेंगे। क्या अपने आप को ही दे के, जो मैंने पहले की है कि आपने किसी को बेचा ही नहीं है, तो क्या अपने आप को ही बढ़ा के ऐसे सारी ज़मीन पे भी टैक्स कर लें? क्या आपके पास पड़ी है, जैसे वो डीमिंग के 7C लगाई है, क्या आपके पास पड़ी है जी डीम्ड इनकम, वो डीम से लगा सकते हैं कि अपने पास डॉलर पड़े होंगे, मेरे पास तो करेंसी वही है, जैसे रुपये पड़े हुए हैं, तो अगर उस पर वैल्यूएशन लगाना है तो उसकी डीवैल्यूएशन भी तो लगाएं फिर। बात तो खुश होने वाली है, अंदर खुश होते हैं बस। वो देखिए ना, अगर हम कहते हैं कि डॉलर से बड़ा है तो जो रुपये की एक्चुअल वैल्यू कम हुई है उसको भी तो काउंट फॉर करना चाहिए। आधे पैसे रह गए, मेरे पास लाख था तो एक्चुअल वैल्यू 50,000 है, तो उसका लॉस भी फिर मुझे दें, तो लॉस देंगे तो फिर और का इतना टैक्स क्रेडिट दे दे फिर, ठीक है ना। अब जितनी भी आपकी वेल्थ है जो आपने वैल्यू की है, तो इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी जो वैल्यू उनकी रेटिंग है उसकी वैल्यू हमारी वैल्यू से या पाउंड या वो आपके ऑलमोस्ट डबल हो गए। इट मीन आपकी प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू हाफ हो गई, ठीक है ना। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग या प्रेजेंट वैल्यू जो कंसेप्ट है ना इकोनॉमिक्स में, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट या इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, तो डिस्काउंटिंग भी इसको कहते हैं। आप प्रॉपर्टी को जितने से वैल्यूएशन बढ़ी है उतने से डिस्काउंटिंग करें, तो डिस्काउंटिंग करें तो आपकी डिस्काउंटिंग वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की वो हाफ है, तो हाफ आपको लॉस हो चुका है। इन्फ्लेशन और एक्सचेंज जो लॉस हुआ है आपको, आपकी प्रॉपर्टी का हाफ हो चुका है, तो वो भी आप सारी प्रॉपर्टी रियल उस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करें डिस्काउंटिंग करके, तो फिर आपको जिस तरह वो आपने गेन अगर टैक्स है तो वो लॉस भी फिर आपको उनको करना चाहिए। क्लियर? सर एक छोटी सी एग्जांपल देना था, कल ही बैठ के वर्किंग कर रहा था मैं कस्टमर की, उसने अपना मुझे पाउंड अकाउंट दिया, तब तक 1 लाख पाउंड था, अब भी 1 लाख पाउंड है, पर 30 जून को जो रेट देखा 23 का और 22 का, पहले पिछले साल 22 में 251 था, अब 2023 में 364 हो गया। ये तो अभी भी थोड़ा है, पहले 100 वाला 250 हो गया था, ठीक है, तो वो आपने उसी तरह। क्लियर जी? तो पहले आप हो गया एग्रीकल्चर की कास्टिंग रिकॉग्निशन किस पे आपने करनी है, फिर आपने देखना है मोड ऑफ एक्विजिशन क्या है, गिफ्ट है, इनहेरिटेंस है, एक्सचेंज है। बाद में एक्सचेंज भी आप लैंड कर सकते हैं एक दूसरे से, तो एक्सचेंज वैल्यू आपकी जो बेच रहे हैं वो कितनी है, इन टर्म ऑफ क्वांटम कितनी है, वैल्यू क्या है, जो आप ले रहे हैं वो क्या है, एक्सचेंज वाला सिचुएशन क्या है, या आपका क्रेडिट पे है या एडवांस पे है, तो उसी तरह आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग उसकी आप जो एग्रीकल्चर इनकम भी डिस्क्लोज करेंगे। वो सेल्फ कल्टिवेशन है, शेयरिंग है, या आपने रेंट पे दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी वर्किंग करके और रेलेवेंट एग्रीकल्चर टैक्स देंगे, या जहाँ डिक्लेयर करेंगे तो उसके मुताबिक कॉरस्पॉन्डिंग आप देंगे। तो ये वाला आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो है, एग्रीकल्चर के साथ साथ कोई आप उसकी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर डिस्पोजल की है तो उसके मुताबिक, और साथ ही आपका एग्रीकल्चर की इक्विपमेंट है या एनिमल्स हैं, स्टॉक हैं वो, तो वो सारे भी आप उसी तरह, या आपके पास खाद का स्टॉक पड़ा हुआ है, बीज का पड़ा हुआ है 30 जून को, तो वो भी आपके अकॉर्डिंगली अगर एग्रीकल्चर है तो वो भी आपके उसकी स्टॉकिंग, या आपके पास राइस है उसका पड़ा हुआ है या वीट का पड़ा हुआ है 30 जून को आपने अपनी स्टॉकिंग भी देखनी। उधर प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे, उसमें ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना था,
होता है वो भी आप अपना देख सकते हैं, या उसका भी आप कैपिटल अलहदा भी बना सकते हैं कि जैसे बिजनेस कैपिटल है तो एग्रीकल्चर को भी आप बिजनेस कैपिटल बना सकते हैं, तो उसके एसेट उधर डाल लें, लायबिलिटी उधर डाल लें, उसका भी प्रॉफिट एंड लॉस बना लें, तो उसमें एग्रो बिजनेस डाल के उसके अंदर डाल दें, एग्रीकल्चर वाला एग्री बिजनेस जो है तो उसका कैपिटल डाल के उसके एसेट लायबिलिटी अलग करके वो डाल सकते हैं। हाँ जी, वो जो बैलेंस शीट दी हुई है वो समझे आपके बैलेंस शीट जो है वो वहाँ होगी, एसेट उधर लायबिलिटी शो करेंगे, उससे आपने इसको मैच करना। जो आपको प्रोफार्मा दिया हुआ है बैलेंस शीट का वैसे इंडिविजुअल के लिए भी है, इंडिविजुअल के लिए भी है, इंडिविजुअल बिजनेस है आपका। अच्छा, दूसरी बात, इंडिविजुअल के लिए हो सकता है एक से ज़्यादा बिजनेस हो आपके, ए बिजनेस, बी बिजनेस, सी बिजनेस, फोर बिजनेस, एक फोर फ्लोर है, एक दूसरा है जी। हाँ ये देखें, ये यहाँ कैपिटल इसको टोटल करेंगे तो ये आपका उससे मैच करना चाहिए उस वेबसाइट में। अब ये अगर आपके सपोज 4-5 किस्म के हैं बिजनेस, तो सारों के लैंड सब में एडवांसेस, ये बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सारे आप क्लब करके सारों के एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि आपका एक ही एनटीएन है तो बेशक 10 बिजनेस भी हों सारे इसमें क्लब होंगे, तो सारों की इनकम क्लब होगी, रिटर्न में भी इसी तरह। तो ये आपने बैलेंस शीट एओपी है, तो एओपी में आप ये देंगे तो जो कैपिटल आएगा वो फिर आप आगे सेग्रीगेट करेंगे इनटू पार्टनर, ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, और ये कैपिटल आएगा ये 30 जून 2023 को होगा, पिछली बैलेंस शीट का 30 जून 2022 को होगा। डिफरेंसेस आप देखना चाहें तो डिफरेंस की मूवमेंट आप बना सकते हैं, पिछला ओपनिंग कैपिटल कितना था, उसमें एडिशन कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, ड्राइंग कितनी हुई, और बाकी क्लोजिंग कितना बना, तो इसी तरह टोटल बना के पार्टनर का अलग अलग बना के टोटल के साथ मैच करें। तो ये वाले ये एसेट जो है आपके, ये आपके पर्सनल से भी इधर आ सकते हैं, इधर से भी उधर जा सकते हैं। ये वाले एसेट जो हैं जैसे इसमें बैंक भी है, सब कुछ है, तो ये उधर नहीं शो करने, ये केयरफुल होना है कि जो बिजनेस के एसेट्स हैं आपके ये इधर आ गए, इंस्टेड ऑफ दीज एसेट एंड लायबिलिटी आपने उधर कैपिटल शो कर दी है, तो कैपिटल का वो ये पार्ट है। अब दूसरे एसेट में ये मिक्सिंग नहीं होगी, फिर डबलिंग हो जाएगी, यहाँ भी एसेट है और वहाँ भी एसेट, यहाँ भी लायबिलिटी है और उधर भी लायबिलिटी चले जाएंगी। तो कैपिटल को एक इनको जहाँ उसमें डिफाइन था 75 में बिजनेस एसेट, ये बिजनेस एसेट लायबिलिटी है और बिजनेस कैपिटल है, तो इनको अलहदा रखना है। उसमें जो है वो सारे अदर दैन कैपिटल बिजनेस कैपिटल के अलावा वो जो खोले बेटा वापस है, ये बिजनेस कैपिटल जो है, बिजनेस कैपिटल के अलावा ऑल एसेट लायबिलिटी पर्सनल है, एक्सपेंस भी ये समझ लें, ऑल एसेट, ऑल लायबिलिटी और ऑल एक्सपेंडिचर ये सारे पर्सनल है। सिर्फ ये वाला एरिया जो है ये बिजनेस है, बिजनेस मींस ऑल बिजनेस एसेट, ऑल बिजनेस लायबिलिटी, ये नेट करके, और बिजनेस के रेवेन्यू भी और एक्सपेंडिचर भी वो भी इसी में, बिजनेस की ऑल सेल्स, ऑल एक्सपेंडिचर, ऑल एसेट, ऑल लायबिलिटी, वो सारे ये एक अलहदा इंडिविजुअल समझे, बिजनेस इंडिविजुअल है ये वाला बिजनेस कैपिटल जो अलहदा इंडिविजुअल है, उसके अपने एसेट, ऐसे समझ लें कि वो इंडिविजुअल एसेट भी उसके अपने हैं, लायबिलिटी भी हैं, और उसके रेवेन्यू भी है और एक्सपेंडिचर भी है और टैक्सेस भी हैं, सब कुछ उसका अपना है, ठीक, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, इसीलिए क्या बिजनेस सेल्फ इंडिपेंडेंट एंटिटी है और उसकी अपनी एसेट लायबिलिटी आप सब कुछ अपना ओनरशिप है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब कुछ ऐसे ही है, ठीक है। वो सारा जो उसका जो नेट शेल है उस सारे बिजनेस का वो कैपिटल है। पार्टनरशिप में भी वो कैपिटल नेट शेल है, तो पार्टनर में हर पार्टनर का अपना अपना से चलेगा, और वो लायबिलिटी एसेट लायबिलिटी जो होंगे, रेवेन्यू, वो टोटल तीनों के होंगे, उनके वो तीनों ही की किसी की में वेल्थ में नहीं आएंगे, सिर्फ अपना अपना कैपिटल जो क्लोजिंग होगा वो उसमें आ जाएगा। क्लियर जी? सर एग्रीकल्चर में 2 एवेन्यू हो रहे हैं, उसको भी आप कमेंट कर दीजिएगा। एक तो ये है कि एनिमल्स होते हैं, वैसे बकरियां हैं, पहले 6 बकरियां थी, अब 8 हो गई हैं, 10 हो गई, एक ही है। दूसरा ये कि उसी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर आपने जो प्लांटेशन की होती है वो दरख्त बड़े हो जाते हैं, आप दरख्त बेच देते हैं कुछ, इस तरह से इन दोनों एवेन्यू के ऊपर भी आप बात कर दीजिए। बेसिकली जो जैसे भेड़ बकरियां हैं, गोट्स हैं, अगर वो रेयर्ड है फ्रॉम योर लैंड तो उनसे एग्रीकल्चर इनकम जो आएगी वो एग्रीकल्चर होगी। इस तरह जो ट्रीज़ हैं
स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होगी। गाय भैंस मैं बताने लगा ना, वो कैटल हो गया ना, काऊ हो गई, गाय हो गई या बकरी हो गई, भेड़ हो गई, सारी एक ही चीज़ है। जितने भी कैटल्स हैं, ठीक है, ऑल कैटल्स अगर वो रेयर्ड हैं फ्रॉम द लैंड, योर ओन एग्रीकल्चर लैंड, उससे पलते हैं, वही पैदा होते हैं, वही सब करते हैं, तो वो दैट इज फॉर्म पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। उसी ज़मीन से पलते हैं, उसी से है, आप कमर्शियल काम उसका नहीं करते, तो देन इट्स एग्रीकल्चर। अगर आप डेयरी फार्म, तादाद का कोई इशू नहीं, तादाद नहीं, आप तादाद उस कैपेसिटी से देखा जाएगा कि लैंड की कैपेसिटी कितनी है। अगर 1 एकड़ है और आप कहें कि 2 लाख है मेरे पास बकरियाँ, ठीक है, अगर 50 एकड़ पे कहता है उसकी कैपेसिटी के मुताबिक है ना। हर काम पहले भी मैंने कहा है कि आपका सफिशेंट रीज़न, काज और बोनाफाइडी देखी जाएगी, ठीक है ना। अगर आप कोई बोनाफाइडी उसकी देखी जाएगी, आपके ट्रांजैक्शन की बोनाफाइडी उससे मैच करती है कि नहीं, जो आपके रिसोर्सेज है, ठीक है, रिसोर्सेज से मैच करती है, ठीक है। आप रीज़न आपने एक्सप्लेन, नेचर सोर्स आपने बतानी है ना। अगर 5000 बकरी है तो वो पूछेगा भी 1 एकड़ या 1 कनाल हो, आप कहें जी मैं 500 बकरी रखी, इस पे पलती है, इस पे करती है, ठीक है। तो इस वो उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी लैंड की कैपेसिटी है उसके मुताबिक, अगर रेयर्ड है, उससे पलते हैं जानवर, पैदा होते हैं, वही पलते हैं, जलते हैं, तो वो इसी तरह दरख्त भी उधर ही 1 कनाल में हो तो दरख्त आपके 5 एकड़ों के आप गए मैंने बेच दिए, ठीक है। तो उसी लैंड से जो आपकी ओनरशिप लैंड है, उसी लैंड से या आपने अदरवाइज ली हुई है, उस पर ठेके पे ली हुई है, तो उस पर बकरियाँ या कैटल या रखे हुए हैं, अगर उसकी कैपेसिटी के मुताबिक है, रेयर्ड है, उसी से पलते हैं, तो वो वाली दैट विल बी ट्रीटेड एज योर एग्रीकल्चर इनकम। उसका पार्ट जैसे आपकी समझ लें, आपने जैसे गंदम को, मेज़ को, काटन को या दूसरी क्रॉप्स को आपने ट्रीट किया है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर किए हैं, तो इसी तरह उनकी भी रेवेन्यू सेल के जो होंगे और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कास्ट होगी उसको पालने की, रखने की, तो वो सारी आप उसमें एग्रीकल्चर का पार्ट बना सकते हैं। इसी तरह आपका जो ट्रीज़ हैं, तो वो भी आप उसी तरह ही, वो भी स्पॉन्टेनियस ग्रोथ जो होगी वो आप उसमें ही लगा सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे लाइक क्रॉप्स का एक क्रॉप है तो वो भी तो एक प्लांट है, तो दरख्त है तो वो भी एक प्लांट है। सर अगर 10 बकरियां थी और 10 से अगर 15 हो गई हैं, जितनी भी हो गई हैं, लेकिन हमने उनको बेचा नहीं है अभी, वैसे इसका मतलब है कि सिर्फ एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। ऐसे नहीं। जैसे आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, सपोज आपने 1000 पेंसिलें खरीदी, तो साल में 500 बेची, तो बाकी कितनी 500 स्टॉक होगी ना, ये भी स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, वो स्टॉक में बढ़ती जाएगी ना, स्टॉक वैल्यूएशन करते जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग कितना था, बिका कितना है, जितनी बिकी उनकी कास्ट डाल दी, जितनी बिकी है उनकी कास्ट लेस कर दी, बाकी ओपनिंग, ये स्टॉक एंड ट्रेड है, एनिमल स्टॉक एंड ट्रेड है। 1000 बकरी थी, इतनी वैल्यू थी, तो 1000 में ड्यूरिंग द ईयर इतना इजाफा हुआ, इतनी बिक गई उनकी बिकनी, बाकी कास्ट का रह गया इतना, इतनी उसकी कास्ट होगी। वो ये वाली बिकी है इतनी, 500 बिकी हैं, 500 की ये कास्ट है, 500 रह गई उनकी ये वैल्यू है, स्टॉक एंड ट्रेड की तरह। उस तरह कह रहे हैं कैटल्स में जो एडिशन हो जाती है, जो ले लेते हैं बच्चे देते हैं। हाँ, तो ये ऐसे ही हुआ ना। जैसे ऐसे समझ लें कि आप रॉ मटीरियल खरीदा है, तो उसको बिजली भी तो लगी है, उसकी कास्ट भी तो ऐड करते हैं। ट्रेडिंग बनाया प्रॉफिट एंड लॉस वेंचर मैन्युफैक्चरिंग का, एक रॉ मटीरियल होता है, एक लेबर होती है, लेबर के बाद इलेक्ट्रिसिटी होती है, सारों को इकट्ठा करके 4 चीज़ें बनी। आपने 10 मन कोई ख़रीदा है स्क्रैप, तो उसे 2 टन बनाया, तो उसी तक तो नहीं बन गया, बाकी खर्चे भी तो आपने बनाए ना, सारों को मिला के तो आपने निकाला है कि पर यूनिट कास्ट ये आई है, इसमें से इतने टन बेच दिए, इतने रह गए, तो उनकी कास्ट है। इस तरह सर्विस का भी स्टॉक होता है, सर्विसेज आप रेंडर करते हैं तो उसमें भी कास्ट लगती है, तो कास्ट स्टॉक बनता है। इस तरह एनिमल का भी उसी तरह, आपने जो कास्ट वैसे थोड़ी पल गए हैं, उसमें भी तो वो फीड दी होगी, चीज़ें दी होंगी, सारी लगी हैं। वैसे बाहर से ला के दवाइयाँ भी आजकल, तो दवाइयों के बाहर भी जाने नहीं रहते, डॉक्टर भी रखा होगा, सुपरवीजन भी होगी, और भी होगा, बिजली भी होगी, पानी भी होगा, तो इसलिए सारी कास्ट को उनकी डालते हैं। डालने के बाद टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, जितनी बिक एक की आ जाती है, जितनी बिकी है उनकी निकाल देते हैं, बाकी जो रह जाती हैं उनकी स्टॉक एंड ट्रेड। उसी तरह आप प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। वो बेसिक फंडामेंटल जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उसी तरह ही रहते हैं। बाकी कोई स्पेशल रूल रेगुलेशन भी लिविंग चीज़ों के लिए उसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें आते रहते हैं, उसको फिर आप उसके मुताबिक जो लिविंग
चीज़ें ये उसके मुताबिक भी फॉलो कर लेते हैं कि स्टॉकिंग कैसे करनी है, वैल्यूएशन कैसे करनी है, कास्ट पे बेचना है, उस पर बेचना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। क्लियर जी। तो बिजनेस एसेट, बिजनेस लाइबिलिटी और पर्सनल एसेट लाइबिलिटी और सेक्शन 75 में अलग डिफाइंड भी हैं। और इंटर ट्रांसफ़र बिजनेस से पर्सनल में या पर्सनल से बिजनेस में वाइस वर्सा, ऑल एसेट भी लाइबिलिटी भी सारे आप कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक वैल्यूएशन और इनफ्लो आउटफ्लो में अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद अब पहले नेक्स्ट है हमारा ऊपर था दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल है। तो ये भी एक्विजिशन के मोड वही हो सकते हैं, इनहेरिटेंस भी हो सकती है, गिफ्ट भी हो सकता है, परचेज भी हो सकती है, एडवांस बेस भी हो सकती है, तो क्रेडिट बेस भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप इसमें भी वही रूल 75A क्रॉस चेक वाला, बैंकिंग चैनल वाला उसी तरह लगेगा। उसी तरह डिस्क्रिप्शन आपने देनी, एरिया, इसमें आपका प्लाट है या फ्लैट है, जो बिल्डिंग है, प्लाजा है, रेजिडेंशियल है, क्या चीज़ है, कितना एरिया है, कितना कंस्ट्रक्टेड एरिया है, कहाँ लोकेटेड है, वो सारे पार्टिकुलर्स जो होते हैं जो वो मांगेगा उसके मुताबिक आपने देने। और मोड ऑफ एक्विजिशन भी क्या है, गिफ्ट है या इनहेरिटेंस है, या कितनी वैल्यू डालनी, वो हमने पहले डिस्कस कर लिए, उसके मुताबिक आप कर रहे हैं। आगे बाकी सारे ये दो वाले जो हैं इमूवेबल हैं, बाकी सारे मूवेबल हैं। तो दो पार्ट में करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस कैपिटल है, ये AOP या इंडिविजुअल का है। और कंपनी का जो है वो कैपिटल नहीं होगा, कंपनी के क्या होंगे, शेयर्स होंगे। तो वो आपका शेयर में आप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, सिंगल मेंबर कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, लिस्टेड भी हो सकती है। तो वो भी आपने उसकी जो है जितने शेयर्स हैं वो शेयर की कितने नंबर ऑफ कितने हैं, फेस वैल्यू क्या है, आपने कितने का ख़रीदा था, तो किस कंपनी का है, लिस्टेड है, नॉन लिस्टेड है, जिस तरह की है, तो वो आपकी कास्ट होती है जिस पे आपने परचेज प्राइस पे ख़रीदा हुआ है। और जब आपने ये शो किया हुआ है तो इसके करस्पॉन्डिंग देख लें कि इसमें दो किस्म की इनकम रिकॉग्नाइज हो सकती है। एक है कि आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो उस पर आपको डिविडेंड आता होगा, तो डिविडेंड में देख लें कि डिविडेंड वाला आपने डिक्लेयर किया, फाइनल डिस्चार्ज है तो उसमें नॉर्मल है तो उसमें उसका करस्पॉन्डिंग टैक्स शेयर्स वो आप देखें और डिविडेंड करो। दूसरा आपने कोई देखें ओपनिंग कितने शेयर थे, क्लोजिंग कितने हैं, ड्यूरिंग देयर एडिशन कितनी हुई, डिस्पोजल कितनी हुई, और डिस्पोजल जो हुई है उसमें गेन शेन जो है, अगर लिस्टेड कंपनी है या सिक्योरिटी जो है तो उसके लिए वो सेंट्रल डिपॉजिटरी वाले हैं वही कैलकुलेट करते हैं कितनी है आपके, तो थ्रू ब्रोकरेज करते हैं तो वो बताते हैं इतने आपके बिके हैं, क्योंकि रेगुलर काम होता है वो बिकते रहते हैं तो इतना स्पीडी आप कर नहीं सकते। तो उस सिचुएशन में वही विद होल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की है, वो करके बताते हैं कि इतने आपने बेचे हैं, इतने आपके इतना क्लोजिंग स्टॉक है, तो इतना आपका ये है, तो उसके मुताबिक वो आप डिक्लेयर करेंगे। तो यूजुअली यहाँ एक क्वेश्चन लिस्टेड कंपनी वाला जो उसमें आता है, तो यूजुअली आपको उसमें कास्ट नहीं मिलती, तो यहाँ आप फिर वो उसकी नोशनल वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू या वो लिस्टेड वैल्यू जो होती है वो डालते हैं, तो कास्ट और होती है तो नीचे वो डिफरेंस गेन जो है नोशनल वैल्यू आप डाल सकते हैं, तो डाल के तो फिर अकॉर्डिंगली चलता है। ऐसा पॉसिबल है यदि शेयर्स में हम लोग जिसमें हम लोगों ने बाय किया वो प्राइस डाल दी जाए, हैं हमने लेट्स से उसकी प्राइस शेयर की प्राइस 10 रुपए है या 20 रुपए है या 100 रुपए है, कोई भी है, बट मार्केट में उसकी प्राइस कुछ और चल रही है। यहाँ जो है ये कास्ट ही आपने डालनी होती है, फिर ही आपका गेन कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ आप अगर 2, 4, 5 शेयर हैं या एक कंपनी के फिर तो डाल सकते हैं। एक आप रेगुलर ट्रेड करते हैं तो वो सेंट्रल डिपॉजिट में आज आप एक कंपनी के 10 दफ़ा खरीद लिए, 10 दिए बेच दिए, तो आप कैसे कार्ड डालेंगे? तो उस सिचुएशन में जहां आप रेगुलर बिजनेस करते हैं और ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें किस कास्ट पे रिकॉग्नाइज करेंगे, 5-4 लाइफ 4 ये वो, उसमें एवरेज किस पे करेंगे, तो इसलिए वो वर्केबल नहीं है। तो इतनी स्पीडी आप करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो गया तो कैसे करेंगे? ठीक है ना, बाइंग सेलिंग रेगुलर स्पीडली हो रही, डेली आज बेच दें जी, आज खरीद लें जी, अब एक्चुअल फिजिकली आया ही नहीं आपके पास, तो उस सिचुएशन में फिर वो प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप सेंट्रल डिपॉजिटरी या ब्रोकर से आपका लेजर लेते हैं, उसमें क्लोजिंग स्टॉक आपको सिर्फ मिलता है कि इतना आपका है, इतना ड्यूरिंग द बेचा है, उस पर आपका इतना गेन है। वो करोड़ों शेयर बेचे हैं तो उसमें गेन ये है, तो गेन पे उन्होंने विद होल्ड किया होता है, वो आप डिक्लेयर करते हैं। डिस्पोजल पे डिविडेंड आया हो तो क्लोजिंग स्टॉक बताते हैं कि इतने शेयर हैं आपकी, उतनी इतनी वैल्यू है, कास्ट का पता नहीं चलता, तो वो वैल्यू आपने दी, तो पिछले साल इस साल का डिफरेंशियल फिर जो डिफरेंस होगा ना टोटल का, पिछले साल वो 10,000 था, 20,000 डिफरेंशियल वाला वो नोशनल गेन नीचे डालना पड़ेगा।
क्लियर जी। और सर्टिफिकेट आप उधर से ले लें। यूजुअली उस पर क्वेश्चनिंग होती है जी ये कैसे बढ़ गया, इतना कैसे बढ़ा, तो गेन है आपका ये नीचे वाला गेन है, उस पर नोट दे देते हैं कि नीचे ये इतना आपने खुद गेन शो किया है, तो आप बता सकते हैं ये सर्टिफिकेट है, ये नोशनल गेन है, अभी अनरियलाइज गेन है। जिस तरह वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में उससे उसी तरह उसमें भी होता है। तो उसमें आप यूजुअली आपने ये सारे जो है कास्ट पे शो करने, अनलेस एंटल कास्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर वैल्यू का जहाँ कहीं ये है कि कास्ट अवेलेबल नहीं है या जहाँ कंपलसरी बाइंडिंग है आप पे कि आपने फिर वैल्यू शो करनी, इससे लोअर होगा तो वो नहीं मानेंगे या एडिशन करेंगे, तो वहाँ आपने फिर वैल्यू शो करनी। अदरवाइज कास्ट या ज़ीरो या वो आप शो कर सकते हैं। हाँ, रीवैल्यूड अमाउंट हायर वैल्यू करनी है तो वो फिर निचले आपका नोशनल गेन आएगा। ऐसे कंपनियां जो है, कंपनियां भी यूजुअली या एओपी भी अपने एसेट की रीवैल्यूएशन कर सकती है। लैंड्स वो 2 लाख की है तो आपने वैल्यूएशन आज कराई है कि वो उसने कहा जी 2 लाख की बजाय 50 लाख की, तो आपने 50 लाख की उसकी वैल्यू, बैलेंस शीट बढ़ गई, साथ कैपिटल भी बढ़ गया। तो कैपिटल बढ़ा है 50 लाख का, 2 लाख तो 50 लाख हो गया, 48 लाख बढ़ गया, तो इधर कैपिटल की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 48 लाख का। तो 48 लाख फिर कहाँ डालेंगे, वो एक्चुअल तो नहीं बिकी लैंड, तो नीचे नोशनल में आप डाल देंगे। तो वो कहेंगे जी ये गेन आपने खुद माना है तो इस पर दें टैक्स। तो फिर आप कहेंगे जी ये तो मैंने अभी लैंड मेरे पास है, बेची नहीं है, ये बिजनेस में पड़ी हुई है, ये जस्ट रीवैल्यूएशन की है, ये रीवैल्यूएशन रोट है, ये अनरियलाइज्ड और नोशनल गेन है, इसलिए उसको रिकंसाइल करने के लिए ये हमने डाला। क्लियर जी। इस तरह शेयर का, इस तरह आपके जो यूजुअल आपकी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, ये सिंगल कंपनी है, उसमें इजी होता है, उसमें आप कास्ट पे शो कर, फिर आपने बाद दफ़ा वो ट्रेड ही नहीं होती तो आपको ओरिजिनली लाट किए होते हैं और फिर वैल्यू पे होते हैं। बाद दफ़ा ये शेयर जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिलते हैं, प्रीमियम प्राइस पे भी मिलते हैं, अदर दैन फेस वैल्यू। इसमें 3-4 किस्म की होती है। एक फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मीन जिस पे वो शेयर है जब इशू हुआ है तो वहाँ उसकी फेस वैल्यू लिखी जाती है, जिसमें कैपिटल जो आपका प्रेस्क्राइब होता है कि ओरिजिनल फेस वैल्यू ये है। और डिस्काउंटेड वैल्यू होती है कि अगर मार्केट में लिस्टेड कम यूजुअली में होता है, अगर बिकता नहीं है 100 रुपये की फेस वैल्यू, बिकता नहीं, आप कहते हैं 95 में ले जाए यार, कब से ले लो, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिस्काउंटेड। अच्छी कंपनी हो, ब्रांडेड हो, नाम बड़ा हो, तो वो प्रीमियम पे बेच सकते हैं। वो कहते हैं हमारी वैल्यू फेस वैल्यू 100 है लेकिन हम देंगे 125 का, तो वो फिर 25 ऊपर जो है ना वो उसको प्रीमियम पे कहते हैं। क्लियर। तो इसी तरह बुक वैल्यू होती है, ये 3-4 कंसेप्ट है। बुक वैल्यू मीन्स आपके एसेट जितने हैं उनमें से लायबिलिटी लेस कर लें, तो जो वैल्यू आए नेटवर्थ उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लें तो वो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी, तो उसको आप फेस वैल्यू से कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका डिफरेंस भी गेन इसको भी कह सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि मार्केट वैल्यू एसेट की ले लें, लायबिलिटी की भी सरेंडर वैल्यू ले लें, लेस करके वो वैल्यू निकाल लें और उसको फिर नंबर से डिवाइड कर दें, वो मार्केट वैल्यू बेस पे उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह उसकी बुक वैल्यू से भी उसको गेन या वो चीज़ें जो है वैल्यूएशन आप कर सकते हैं। अर्निंग और अर्निंग उससे भी हो सकती है। डिफरेंट वैल्यूएशन है, वो अर्निंग बेस भी हो सकती है, रिवर्स वर्किंग भी कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल एक्सपेंस आप लें, उसको अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर आपका 20 से डिवाइड करें तो आपकी वेल्थ बन जाएगी, और नेटवर्थ को उससे डिवाइड करें तो वो उसको डिवाइड करके आप शेयर पर बुक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं। हो गया टाइम? तो इसके बाद हम थोड़ा सा कर लेते हैं। बाकी ये शेयर हो गए कंपनी के, शेयर के अलावा बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप बॉन्ड हैं, सर्टिफिकेट्स हैं डिफरेंट, ये वो आपने किए हैं, या लाइफ है, आपकी ग्रेजुटी है, या और चीज़ें हैं, वो फंड शंड हैं, वो जो भी 30 जून को जो आपके बैलेंसेज है उस मूवमेंट आप चेक सकते हैं। पिछले साल ओपनिंग कितना था, एडिशन कितनी हुई, ड्रॉल कितनी क्या आई, वो आप वो कार्डिंग कर सकते हैं। और कारस्पॉन्डिंग गेन शेन हो, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, फिक्स इन्वेस्टमेंट बैंक में है तो शेयर सर्टिफिकेट खरीदे हुए हैं, उस पर भी 2 किस्म के, एक डिस्पोजल पे कितना आया, एक आपको उसमें जिसको प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं उसकी विद होल्डिंग, ये वो आप वो रिलाइज करें, और रिलाइजेशन कितनी हुई वो देख लें, उसका भी आप मूवमेंट बना लें कि ओपनिंग कितने थे, ड्यूरिंग द इन कैश हुआ तो कैश में या बैंक में ट्रांसफर हो गया, या आप इन्वेस्ट किया है तो कितना है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और गेन कितना आया है, या उस पर प्रॉफिट ऑन डेट कितना है, वो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे का व्हीकल, गाड़ियाँ सारी डिस्क्रिप्शन दें जो भी आपकी नाम है। वैसे आप वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से भी देख सकते हैं
कि आपके नाम कितनी है, आपने बाद आप भेज दी, अगले ने ट्रांसफ़र नहीं की तो वो, और दूसरा आप पे टैक्सेस जो है आप इसको भी MIS पे इंक्वायरी पे देखें कि आपके नाम क्या क्या है। तो टोकन में भी आपने टैक्स विद होल्डिंग दिया होता है। रजिस्ट्रेशन अगर बाइंग की है, इम्पोर्ट की है, बाद ये डीलर जो है शनाख्ती कार्ड पे आपके नाम लेके पता नहीं कितनी परचेज सेल कर देते हैं, तो इसलिए वहाँ से आप चेक कर लें। अगर आपके नाम पे ही है तो यू आर सपोज्ड टू डिक्लेयर दैट, अगर आपके नाम पे ही है आप कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कोई फेक है या किसी ने किया हुआ है तो आप लोकेट करें, उसके खिलाफ FIR करा दें, ठीक है ना। FIR करा के अपने पास रख लें और फिर वो उनको बता देंगे ये फेक है, मैं नहीं शो कर सकता, मेरी है ही नहीं, मेरी पैसे की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, ठीक है। अगर आपने खरीदी है, वाकई ओनरशिप पे पैसे दिए हैं तो फिर शो करें, ठीक है। या उनसे मिल मिला के, बाद ऐसे होता है कि ले लो भाई मेरे नाम, वही 2% मुझे देते रहना, बाद में कहें जी ये तो मेरा तो लगे ही नहीं, ठीक है। वो फिर वो बता देंगे कि इसके अकाउंट में इतने पैसे मेरे से लिए हैं इसने। उनके कहने का मतलब ये है कि पहले मैंने खरीदी हुई थी, मैंने आगे बेच दी, अगले बंदे ने ट्रांसफर नहीं करवाया अपने नाम पे, पेमेंट ले ली आपने और लेकिन अच्छा। ये आपके नाम पे आ रही बस। इस पे बताने लगा हूँ स्पेसिफिकली। अगर आपने बेच दी है तो एक तो ट्रांसफ़र लेटर होता है, एक डिलीवरी ज़रूरी होता है, डिलीवरी एक लेटर होता है, जब भी आप वो करें तो वो ज़रूर ले लें। हाँ, वो हैंडिंग ओवर या पोजेशन ट्रांसफ़र होता है। एक तो रजिस्ट्रेशन भी इंश्योर कर लें, उनके जी उधर ट्रांसफ़र कराएं। अगर नहीं भी कराता तो उसमें आप की ओनरशिप के पोजेशन गई है, वो भी गया है, तो उसमें 100% कंसीडरेशन जो आपने ली है उसकी सारी आपके पास एविडेंस होना चाहिए, और पोजेशन और डिलीवरी का होना चाहिए। बाकी आपने ब्लैंक ट्रांसफ़र कर दिया है, एक वो डीड भी लिख के ले लें तो ये सफिशेंट है। क्योंकि बेसिकली ओनरशिप की 2-3 चीज़ें होती हैं। एक ओनरशिप होती है लीगल ओनरशिप, लीगल में ओनरशिप के टाइटल जो है, जैसे जैसे डीड होता है या रजिस्ट्रेशन होती है जो डिपार्टमेंट का या हमारी गवर्नमेंट का होते हैं, वो होते हैं। एक होता है बेनिफिशियल ओनरशिप, कि एक्चुअल पोजेशन की एक्चुअल ओनरशिप समझ लें, वो एक्चुअल किसकी पास है, जिसके पास है, जो यूज़ कर रहा है, एक्चुअल ओनर वो है। ये मेयर फॉर्मेलिटी है, रजिस्ट्रेशन हो गया ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। जैसे एसेट आपके ना है नहीं भी है तो वो आपका ही समझा जाएगा। अकाउंटिंग में इसको कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रियल सब्सटेंस देखा जाता है। अगर सपोज किसी एसेट की है लाइफ ही 3 साल है, तो 3 साल आपके पास ही रहता है, आप ही इस्तेमाल करते हैं तो ज़ीरो हो जाता है, तो भाई आपकी ओनरशिप है ना। फिर इवन दो आपके नाम लीगली नहीं भी हुआ, उसका इस्तेमाल, उससे रेवेन्यू, सारी चीज़ें तो आपके पास आई, तो उसकी कास्ट भी आप रिकॉग्नाइज करते हैं। जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसकी रिलेटेड, जब रेवेन्यू रिलेटेड आप करते हैं तो उसकी कास्ट के भी फिर आप इंटाइटल हैं। ये नहीं कि रेवेन्यू तो आपको चार्ज करें, कास्ट किसी और को करें। तो इसको कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म, या सेंस वाला, रियल सेंस ऑफ ट्रांजैक्शन या रियल नेचर ऑफ या ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, वो उससे डिटर्मिनेशन। क्लियर। तो इसी तरह बाकी आपके पास सोना शोना चांदी है, हाउस होल्ड है, फ्रिज फ्रूज, ये वो घर की चीज़ें, ऐसी चीज़ें हम शो नहीं करते तो वो वाली इधर लिए आ सकते हैं। पर्सनल आइटम कोई है तो घड़ी छड़ी है, ये वगैरह वगैरह, तो अदर्स एसेट्स हैं, तो ये सारे आप एसेट इन द अदर्स ने, ये इम्पॉर्टेंट है। पहले तो था कि आप स्पाउस या उसके या किसी के नाम भी, इट मीन्स ये आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, बेनामी ट्रांजेक्शन को कहते हैं। तो किसी और के नाम में रखा हुआ है आपने, पैसे आपके, तो आप एक्चुअली आप ओनर हैं, जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म किया। इवन दो लीगल ओनरशिप किसी के पास है, लेकिन आपने पैसे दिए तो ये आपका ही है। यहाँ वेल्थ में अभी भी कॉलम है, पहले भी था, लेकिन ये बेनामी ट्रांजेक्शन में हिट कर सकता है। तो आप माइनर सान बच्चा बुच्चा है उसके नाम रख सकते हैं, और थर्ड पार्टी जो है उसके नाम रखेंगे तो वो फिर हिट हो सकता है, वहाँ हिट हो सकता है। यहाँ तो वो मान लेंगे कोई बात नहीं आपका ही है, तो वहाँ वो फिर यहाँ से उठा के, आपके स्पाउस के नाम पे अगर वो, हाँ स्पाउस अगर आपकी बीवी है, ऑलरेडी टैक्स पेयर है, तो वहाँ ले शो करें, वहाँ अगर नहीं है तो यहाँ करें। फिर जब उसकी फाइल करेंगे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें और उधर दे दें, उसको फिर गिफ्ट दे दें। बच्चों को, बीवी को आप कह सकते हैं गिफ्ट है, गिफ्टेड है, तो उसके नाम फिर आप इधर रख सकते हैं। अपना वाइफ या स्पाउस या डिपेंडेंट चाइल्ड उसके नाम रख सकते हैं, उसके नाम ले सकते हैं, लेकिन वो कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि बेनामी ट्रांजैक्शन में भी कुछ है, जैसे वाइफ है रिलेशनशिप में, वो एक्सक्लूडेड है, या आपके डायरेक्टर हैं तो कंपनी से एक्सक्लूडेड है, या कुछ और भी रिलेशंस हैं जो उसमें, जहां आप एज ए ट्रस्टी एक्ट करते हैं, तो वहाँ जैसे पेरेंट एक गार्डियन ट्रस्टी होता है ना, तो उस सिचुएशन में वो बेनामी ट्रांजैक्शन लॉ भी उस पर एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसलिए ये रखा जा सकता है। क्लियर जी। ये टोटल एसेट इन
हेल्ड इन पाकिस्तान हो जाएगा, ये फिर फॉरेन एसेट आ जाएंगे, वो भी आप सारे शो कर देंगे, मूवेबल इमूवेबल ये वो टोटल कर देंगे। इसके बाद आप लाइबिलिटी दे देंगे, लाइबिलिटी बारोइंग है, लोन है, कंस्ट्रक्शन का लोन या दूसरा लोन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 39(3) हिट होता है कि आपने जो भी कैश लोन शो करना है अदर देन बैंकिंग कंपनी शमनी वो देख लेंगे क्रॉस चेक हो, तो क्रॉस चेक नहीं होगा तो ऐसे ही लोन ना डालें, या फिर डालना है तो फिर पेबल डालें कि मैं ये एसेट खरीदा है उसके इतने पैसे दे दिए, इतने पेबल्स हैं। अगर आप देखेंगे ये एसेट तो मैंने ख़रीद लिया है 100% ही पैसे भी दे दिए हैं, लोन A-B से लिया है, तो उस सिचुएशन में वो फिर अदर देन क्रॉस चेक होगा तो वो फिर आपका हिट हो जाएगा, या बैंकों से लोन हो तो वो भी ठीक है। तो अदरवाइज उसके लिए स्पेसिफिकली ऐसे इधर डाल देते हैं तो उसको आप फिर, या कोई एसेट है आपका ऊपर वो मॉर्टगेज है या कोई और है या इंगेस्ट लोन लिया हुआ है बिजनेस में या अदरवाइज, तो या आपका एक्सेस ऑफ लाइबिलिटी ओवर एसेट है, कैपिटल वाला आ रहा है तो वो आप इधर लिख सकते हैं। या आपने इसमें मोस्टली आपने एडवांस लिया होता है अगेंस्ट रेंट, सिक्योरिटी ली होती है, तो वो भी आप इधर लाइबिलिटी में शो करेंगे। वो जब तक उसमें से जो एडजस्ट होगा ड्यूरिंग ईयर वो निकाल देंगे, बाकी क्लोजिंग बैलेंस जो रहता जाएगा वो इधर शो करते जाए। जो आपने 10 साल या 5 साल का एग्रीमेंट उसके बाद रिफंड करना है तो इधर आप अकाउंटिंग में शो करेंगे। इस तरह फिर इस साल के एसेट वो शीट दिखाएंगे, सर इसमें एक चीज़ और अभी करना फिर शीट दिखाएं पूरी। ये जी आप इजी बनाने के लिए आपके लिए अगर आप 2-3 सालों के 3 सालों के बनाना चाहते हैं तो ये 2022 है 2021 है, दरमियान में इंक्रीज देख लें, ठीक है। इसमें अगर दोनों को कंपेरिजन करते जाएंगे तो पता चलेगा ये वाला डिस्पोजल हो गया 4 मिलियन वाला था, अगर हर एक में कॉलम बना लेना, एक करंट, एक पिछला, एक इंक्रीज डिक्रीज, उससे पिछला इंक्रीज डिक्रीज, तो दोनों को कंपेरिजन एंड तक करें तो इंक्रीज डिक्रीज टोटल आ जाएगी और इंडिविजुअल भी आ जाएगी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है। पिछले साल एसेट पहले पिछले जैसे ये 22 है, 22 वाले सारी पिछली बैलेंस लिख लें, अब 23 वाली सामने लिखें और एक इंक्रीज डिक्रीज देते हैं भाई, इनमें से कोई गया है आउट तो उनकी ये अब अगर बिका है 40 वाला तो अब आपने 2 चीज़ें डालनी है अपनी नई बैलेंस में। क्या डालना है? एक डिस्पोजल प्राइस डालनी है, तो 4 वाला जो है या ज़्यादा का बिका है या कम का बिका है, कम का बिका है तो उधर लॉस डालना है, आउटफ्लो में डालना है, ज़्यादा का बिका है तो गेन डालना है, और उधर आपने इनकम में भी शो करना है। इसी तरह सारे एसेट जो है इससे ही आप, ये 35 मिलियन है, 35 मिलियन का इजाफा हो गया, ये देखेंगे कौन सा एसेट नया है, इसकी बाकी कास्टिंग शास्टिंग क्रॉस चेक ये वो आप देखें। इसी तरह अगला एसेट है, ये कुछ एसेट उसी तरह रहे, ठीक है ना। इस तरह बैंकिंग में चेंज आएगी, बैंक आपके चेंज होंगे, कैश चेक चेंज होगा, तो एंड पे आप टोटल ले आए। लाइबिलिटी भी इसी तरह सारी देखें, ये टोटल एसेट हो गए, तो यहाँ टोटल में भी आप इंक्रीज डिक्रीज नेट देखें, कॉलम टोटल करें कितनी इंक्रीज है, यहाँ नहीं लिखी हुई, यहाँ टोटल कर दें। तो इस इंक्रीज डिक्रीज को अदरवाइज वो वहाँ अगर रिकॉन्सिलेशन में भी लिखें तो यही होती है कि ओपनिंग एसेट इतने थे 58 थे, ये 3 बड़े हैं तो 61 हो गए, ठीक है। वहाँ भी लिखा होता है ओपनिंग इतने, क्लोजिंग इतने, इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज डिक्रीज कहाँ से हुई ये इधर से आपको पता चलेगा। क्लियर जी, सारे सालों की आप बना सकते हैं। आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स वर्किंग भी आप कर सकते हैं। सपोज इसमें से आप कैश वाला एरिया छोड़ दें, बाकी फिक्रें सारी आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। सारे एसेट पुराने जो हैं जो बिक गए छोड़ दें, जो नए आए हैं डाल दें, बैंक सारे डाल दें, आप जितने आपके स्टॉक शेयर्स हैं वो सारे डाल दें, सब डाल दें, कैश इन हैंड छोड़ दें। क्लियर जी, तो आप रिकॉन्सिलेशन में आ जाएं। रिकॉन्सिलेशन की तरह रूल ऑफ थंब लगाना है तो इजी आपको बन जाएगा। किधर है ये, नहीं दूसरी उसकी अपनी, इसको फिर देखते हैं। ये इंक्रीज डिक्रीज आपकी वहां से आ गई, वो आपने इंडिविजुअल एसेट का कंपैरिजन किया है। हाँ जी, तो कंसीडरेशन है हमें।
इंक्रीज डिक्रीज आपने वहाँ से ले ली और ओपनिंग क्लोजिंग भी वहाँ से आ गई। अब आप इनफ्लो आउटफ्लो को फिल कर लें जो आपको अवेलेबल है। ये वाला रिटर्न में आपने जो डिक्लेयर की इनकम वो कर लें, ये वाला आपने एग्जाम्प्ट इनकम है कोई शो की तो वो कर लें, ये वाला भी फिल कर लें, ये भी फिल कर लें, रिमिटेंस है, इंश्योरेंस है, ये गिफ्ट शिफ्ट सारे कर लें, इधर आउटफ्लो भी कर लें और करके इसको डालें तो आपको डिफरेंस देगा। उतना कैश डाल दें, जितना डिफरेंस आए उतना कैश डाल दें, फिर आप ये आपकी मुकम्मल होगी। ठीक है जी, यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो एंड पे वो रिकॉन्सिलेशन डिफरेंस डालेगा। ऊपर आपने कैश ऊपर छोड़ा हुआ है उतना उस कैश में डाल दें, वो ठक से टैली हो जाएगी। अब इंडिविजुअली आपने चेक करनी है कि ये मेरी सही है कि नहीं, तो फिर इन आइटम को दोबारा आप एक एक को दे सकते हैं कि ऑल एसेट जो है मैंने ख़रीदे आए हुए कहीं, जो डिस्पोज किए हैं उनका गेन और डिस्पोजल प्रोसीड प्रॉपर आई हैं कि नहीं, बैंकों के सही बैलेंस है, इन्वेस्टमेंटों के सही बैलेंस है, दूसरे सारे एसेट जो चीज़ें हैं, कैपिटल जो है बैलेंस शीट वाला वो टैली करता है कि नहीं, सारी चीज़ें कर लें तो ऑटो पे टैली हो जाएगी। अब इसको फर्दर भी आप फर्दर एनालिसिस भी करना चाहें तो कर सकते हैं। लाएँ बेटा दूसरी वाली है, यहाँ से ऑटो पे आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर आप चेक करना चाहें तो ये इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेट वेल्थ ओपनिंग क्लोजिंग वो है, तो आप जितने एसेट लाइबिलिटी हैं आपकी वो वेल्थ में उनका इंक्रीज लिख लें तो फिर ये इंडिविजुअल बेसिस पे भी आप रिकनसाइल कर सकते हैं कि हर एसेट में इंक्रीज कितनी हुई, डिक्रीज कितनी, तो अल्टीमेटली वो तो 31 का 31 है। और इसको इनकम बेस पे भी कर सकते हैं, ये आपकी ये इनकम बेस पे भी, ये एक्रीशन डिशन एक्सपेंस इनकम बेसिस, तो वो वाला आपने एसेट बेसिस पे किया, एसेट लाइबिलिटी बेसिस किया कि एसेट में इंक्रीज डिक्रीज क्या है, इंडिविजुअल करके तो वो टोटल कर लें। ये इनकम बेसिस है, इसमें सारी आपकी इनकम्स और एक्सपेंडिचर आप लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। ये इनकम सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी इतनी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सारी इनकम्स लेंगे। और एक्सपेंडिचर जो है पर्सनल, ये वो टोकन टैक्स, ये पर्सनल इसमें से लेस करें तो यहाँ फिर वो 31 आ गया। अब इसको कैश फ्लो थ्रू कैश फ्लो बना के भी कर सकते हैं। कैश एंड बैंक का एक बना लें कि कैश एंड बैंक के ओपनिंग कितने, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ कैश एंड बैंक का ओपनिंग लिख लें और उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर जो जितनी इनकम्स आई हैं, जितने एसेट डिस्पोज किए हैं, सारे उनकी प्रोसीड टोटल लिख लें। और जितनी आपने पेमेंट्स की हैं एक्सपेंस की या पेमेंट्स हैं आपने की हैं, जो आपने एसेट खरीदे हैं, वो सारे लिख लें तो क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस में से बैंक निकाल दें फिर कैश आ जाएगा, तो कैश वही होगा जो उधर है। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल एसेट पे भी, इनकम एक्सपेंडिचर पे भी, और बैंक कैश इनफ्लो आउटफ्लो से भी, और डायरेक्ट भी, और डिफरेंट तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं और करके रिकनसाइल कर सकते हैं। तो ये वेल्थ वाला आपका पोर्शन जो फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इन्हीं जो हेड हैं इसमें सैलरी वाले, इसको फिर अगली दफ़ा हम वो रिटर्न में जाएंगे तो यहाँ से यही फिगरें फिर वहाँ से इधर। थैंक यू वेरी मच जी। जो बैंक है आमतौर पे पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन इस्तेमाल हो रहा होता है बिजनेस के लिए। आमतौर पे मतलब ऐसा होता है कि पर्सनल अकाउंट है लेकिन हाँ ठीक है, सेक्शन 75 निकाल जी, हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है, कई दफ़ा और बहुत सारे लोगों को ये रोज़ की गलती है जो कर रहे हैं। नीचे हैं बिजनेस में, ये बिजनेस एसेट मींस एसेट हेल्ड होली एंड पार्शली फॉर यूज इन द बिजनेस, ठीक है। और इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड डेप्रिसिएटेड, क्या है इसमें, होली एंड पार्शली। तो पर्सनल एसेट मीन एसेट हेल्ड होली फॉर पर्सनल, यहीं से क्लियर है। जो पर्सनल है हमेशा होली होगा और बिजनेस में पार्शली भी हो सकता है, पार्शली उसका पार्शली उसको आप डिवीजन, गाड़ी है आप पार्शली उधर भी यूज़ कर सकते हैं, उस बिजनेस एसेट में तो इधर अपने पर्सनल में भी पोर्शन शो कर लें, ठीक है। तो और जो पर्सनल एसेट होगा वो पर्सनली 100% होगा, बिजनेस वाला नहीं होगा, बिजनेस वाला डबल हो सकता है, ठीक है। अकाउंट में पर्सनल ट्रांजैक्शन हो सकती है, हो सकती है, अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। हो भी जाए तो उसको भी आप डबल कर सकते हैं। अब वो हम ऐसे करते हैं जैसे कि पहले मैंने बताया कि बिजनेस में से आप कोई भी एसेट इधर आ सकता है, इधर से उधर जा सकता है। जैसे ऐसे समझ लें कि बिजनेस के रिसीवेबल्स हैं, किसी से पैसे आपने लेने, बेचा है, सेल, तो आपने डायरेक्ट आपके अकाउंट में उसने पैसे भेज दिए, तो आप क्या करेंगे, उधर से आप ड्राइंग शो कर देंगे, इधर पैसे आ जाएंगे, इधर अपने बैंक में शो हो जाएंगे, उधर से कैपिटल में से लेस कर लेंगे, पैसे तो उसके हैं ना, उधर से आए, तो रिसीवेबल उधर कम हो जाएगा। इस तरह आपने किसी से पैसे लेने, वो बिजनेस अकाउंट में जमा कराता है या बिजनेस को दे देता है, तो आपके इधर कैपिटल बढ़ जाएगा, इधर से निकल के आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, उधर कैपिटल में एडिशन हो जाएगी। यहाँ के सारे ट्रांजैक्शन
एसेट लाइबिलिटी के वाइस वर्सा डबल एंट्री कैपिटल ऐड लेस होने। आपने इधर से एसेट भेजे हैं तो कैपिटल में एडिशन होगी और एसेट में ऐड चला जाएगा। अगर आपने वहाँ से कोई विथड्रा किया एसेट तो वो एसेट निकल के कैपिटल में से निकल आएगा, इधर आ जाएगा। इस तरह हर एसेट जो है और लाइबिलिटी थ्रू कैपिटल रूट होगी। वो आपके कैपिटल को एसेट जा रहा है तो बढ़ाएगा, आ रहा है तो कम करेगा। लाइबिलिटी वर्स होगी। अगर आपने लाइबिलिटी उसकी टेक ओवर कर ली है, आपने पर्सनल कर ली है, तो उधर से आपका कम हो जाएगा कैपिटल, वाइस वर्सा हो जाएगी। इधर लाइबिलिटी बन जाएगी, उधर से कैपिटल में कम हो जाएगी। इधर लाइबिलिटी आपने पे कर दी है तो आपने कैपिटल समझे ऐड कर दी। ठीक है जी। तीसरा, ये आपने एसेट जितने भी हैं, एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। बिजनेस एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने एसेट लाइबिलिटी का है, इस तरह बिजनेस एक्सपेंडिचर आपने पे कर दिया अपने बैंक में से, तो जितना आपने पे किया एक्सपेंडिचर तो वो आपके बैंक में से निकल गया, तो यहाँ से कैश से निकल के कहाँ गया, कैपिटल में एडिशन हो गया। वो उधर एक्सपेंस पे हो जाएगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे और कैपिटल को डालेंगे बिजनेस में। और ये जो बैंक होगा पर्सनल वाला, जो बैंक बिजनेस के लिए इस्तेमाल हुआ, ये आपके वेल्थ स्टेटमेंट में जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट में डिक्लेयर होगा? नहीं, ये पर्सनल वाला पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे भाई, उसमें से ट्रांजैक्शन आएगा, उस बैंक में से निकल के आपके घर आ जाए पैसे। तो ये तो नहीं कि बैंक वाला बैलेंस भी इधर आ गया, नहीं समझ। आपने एक एलोकेट कर दिया, उसके ट्रांजैक्शन जो हैं वो आपके बैंक से इंटरलिंक होंगे, बैंक उसका ही रहेगा। सपोज आपने उस बैंक में जमा करा दिए पैसे, बिजनेस में एक बैंक है, एक पर्सनल बैंक है। आपने पर्सनल बैंक में से 10 लाख जमा करा दिया बिजनेस बैंक अकाउंट में, तो एंट्री क्या हुई, कैपिटल बढ़ गया, उधर वो बैंक बन गया बिजनेस वाला, आपका बैंक कम हो गया, आपकी वेल्थ कम होगी पर्सनल जो है, तो उधर बिजनेस वेल्थ जो है एसेट वो बढ़ गए, साथ कैपिटल बढ़ गया। यहाँ से ऐसे समझ लें, अगर आप वेल्थ में चेक करना चाहें तो आपके बैंक से निकल के, पर्सनल बैंक से निकल के आपके बिजनेस कैपिटल में ऐड हो गया। अगर वाइस वर्सा हो, उधर से इधर पैसे कोई आ गए या कोई एसेट आ गया तो उससे कैपिटल आपका कम हो जाएगा और वो एसेट बढ़ जाएगा। हर पर्सनल जितने भी आप वेल्थ में एसेट लाइबिलिटी हैं, ये इसका डबल एंट्री इम्पैक्ट आपके कैपिटल पे होगा, जो बिजनेस कैपिटल। किधर बेटा बोला ये, फिर भी वापस ऊपर वेल्थ में कह रहे हो? ठीक है, चलो अगली बारी सही। ये बेटा, ये आया बिजनेस कैपिटल। इससे बाकी एसेट किसी में भी चेंज आए, अगर सपोज एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आप देते हैं बिजनेस को तो ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगी। तो इसी तरह वहाँ एग्रीकल्चर पड़ी हुई है, वहाँ से लाते हैं आप, वो इधर आ जाएगी, ये कम हो जाएगा। हर ट्रांजैक्शन जहाँ कहीं भी एक्सपेंस है या जो भी बिजनेस वाला बिजनेस एसेट में या लाइबिलिटी में चीज़ जाएगी, वहाँ जाएगी तो ये बढ़ जाएगा, कम होगी वहाँ से इधर आएगी तो ये कम हो जाएगा। उसको हम एडिशन इन कैपिटल और ड्राइंग इन कैपिटल, इससे वो रूट होगी। और इस तरह ये सारे पर्सनल एसेट लाइबिलिटी और एक्सपेंस जो है या बिजनेस ये वो सारे इससे ओरिजिनेट होके इसमें एडजस्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट्स का। आज चूँकि वेल्थ स्टेटमेंट एक इंतहाई अहम पोर्शन है इनकम टैक्स रिटर्न का, उसके हवाले से सर ने हमें, एक तो हम बड़ी सादा सी वेल्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेकिन पूरे कंसेप्ट के साथ, डिटेल के साथ, रिकॉन्सिलेशन के साथ, मुख्तलिफ मेथड के साथ कि कैसे कैसे आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बना सकते हैं, उसको रिकनसाइल कर सकते हैं। और रिकनसाइल करना इसलिए बड़ा अहम है कि कल को जब आपको इसके किसी भी एंट्री के हवाले से नोटिस आना है तो उसके बैक एंड पे आपके पास उसकी टोटल क्लैरिटी, बुक एंट्रीज़ की, डबल एंट्रीज़ की, या एक हेड से दूसरे हेड में जाने की चीज़ों की आइडेंटिफाइड अवेलेबल हो। तो इस बड़ी डिटेल से सर ने हमें रहनुमाई की। अगला लेक्चर हम इनकम टैक्स रिटर्न पे करेंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिकल फाइलिंग पे। तो आज के लिए सर इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।